सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं बताऊं तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूरा न्यूमेरिकल ही आता है। मान लो अगर मैं कहता हूं ये 7 नंबर का चैप्टर है, ऐसे रफली आइडिया दे रहा हूं, तो 7 में से आपको 2 से 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी 4 नंबर की थ्योरी आएगी, ये मुझे पता है। यानी जो बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं, इतना मत डरो, न्यूमेरिकल फिक्स है कि भाई नर्स इक्वेशन पे आ जाएगा, या फिर इक्वेशन एक चीज पे आता है, बता दूंगा, कोहरलॉस लॉ पे आ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, आपने थ्योरी में कमांड अच्छी बनाई है, तो न्यूमेरिकल तो हो ही जाएगा। और लास्ट में आपको हम कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल बताएंगे, वो आपको एग्जाम में आपको दिखाई देंगे, ये मेरा वादा है, और सेम टू सेम ही दिखाई देंगे। तो न्यूमेरिकल्स की बहुत चिंता नहीं करके थ्योरी को मजबूत करो। जिनकी थ्योरी मजबूत नहीं होती उनके न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं उनसे। तो फिलहाल अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है समझा रहा हूं मैं आपको। देखो थोड़ी सी मैं आपको कहानी समझाता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये देखने वाले हैं, समझाता हूं, कि मान लीजिए पहला तो ये देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि मान लीजिए यार हमारे पास ना कोई केमिकल है, हमने 2 डब्बे लिए, हमने कोई केमिकल डाल दिया, हमने कहा भाई जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और यहां से रॉड वॉड डाल के हमने वायरिंग कर रखी है, वायरिंग कर रखी है, और ये हमारा बल्ब है, बल्ब, यह है बल्ब। तो अब क्या देखेंगे, जब आप केमिकल्स का यूज करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, ये आपका है कॉपर सल्फेट, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या देखेंगे, जब आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो केमिकल्स की वजह से ये बल्ब जलता है, ये बल्ब ग्लो करता है। अरे भाई, यानी हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं और बल्ब जल रहा है, यानी हमने केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलता है, इसका उल्टा भी। उल्टा में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पर रखा हुआ है NaCl, और आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी डाली। इस बार क्या कर रहे हो, देखो पहले क्या था, पहले ये था आपने केमिकल लिया था, बल्ब जला था, तो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, केमिकल को दिया हमने, तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, ये सोडियम अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी देके कुछ केमिकल चेंजेस ला रहे हैं। पहले क्या था, केमिकल था, इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ केमिकल चेंजेस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं भैया, आपको मैं थोड़ा दिखा दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि भैया केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके आएंगे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में लेके आएंगे, या इलेक्ट्रिकल को किस में लेके आएंगे, केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल चेंजेस में। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल से केमिकल, उल्टा। अब और भी बहुत सारे काम करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सारे काम करता है, पर अभी हमने मेनली यही लिखा है। अब जब आप ये काम करेंगे तो डिवाइस यूज होगा। मान लो आपको क्या करना है, आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है, तो भाई डिवाइस तो चाहिए। तो डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सारे डिवाइस के नाम है जो क्या करेंगे, केमिकल से क्या देंगे आपको, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, वैसे ही जब आपको इलेक्ट्रिकल से केमिकल चाहिए होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंजेस चाहिए होगा, वहां भी डिवाइस लगेगी, उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और भी बहुत सारी बातें पढ़नी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी बातें पढ़नी होती है, कंडक्टिविटी, ये सब चीजें, तो वो बाद में, पर मेन हमारा यही है। तो आप इसे एक बार रीड करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रीड करो। सोशल मीडिया कितना वो है ना, जो आप देखते हो वो मेरे पास पहुंच जाता है, क्योंकि आप देखते हो, और मैं चाहता हूं आप कुछ बुरा ना देखो, तो मैं भी देख लेता हूं मॉनिटरिंग करने के लिए। वैसे सबको पता लग ही जाता है यार। मैं ना सोचा था कि 11th के बच्चे बड़े शरीफ है, रियल घटना पे आधारित है। छोड़ो, क्या बताना, बताऊंगा तुम हंसोगे, चलो छोड़ो। तो देखो अभी क्या बात, चलो बता दूं क्या। मुझे लगता था कि जो ये 11th के कुछ बच्चे आए, बड़े शरीफ से पढ़ने लिखने वाले बच्चे, गलती से उनका इंस्टाग्राम मेरे हाथ में आ गया, मैंने आईडी उस पर आ गया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं अंदर क्या है, तो पता लगा ये तो दिल टूटे आशिक है सारे, ऐसे गहरी गहरी गजल, ऐसे गहरे गहरे स्टोरीज, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अरे मुझे क्या पता इतना कुछ। अगर किसी के इंसान के बारे में जानना है, इसके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इंस्टाग्राम देख लो, आपको पता लग जाएगा। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, ये फैक्ट है, फैक्ट। सोशल मीडिया पे आप अपना रियल रूप दिखा सकते हैं। कई बार स्टेटस हम कैसा लगाते हैं, लेकिन मैं कभी स्टेटस नहीं लगाता। अब मैं थोड़ा स्टार्ट किया है धीरे धीरे। क्या लगाओ, स्टेटस लगा हुआ है मेरा, वो तो पता सबको है क्या चल रहा है, तो बताने की जरूरत ही क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या है, देखो इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो जान है, डेट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहते हो कि भाई रिडॉक्स जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आत्मा है। अब यहां पर आप देखेंगे ना, तो रिडॉक्स में RED का मतलब होता है लाल, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप कई लोग कहेंगे हमें पता ही नहीं है, भैया रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मत सोचना सर यहाँ तो रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो गेन क्यों लिखा है, भैया उल्टा ही होता है। यहाँ पे रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना।
और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी समझ में आएगा, जब एग्जांपल दूंगा आपको मैं। अगर किसी को ज्यादा समझना है तो ट्रिक याद रखो, जब आप पीछे की तरफ लौटते हो, पीछे ऐसे, तो रिडक्शन, और आगे लौटते हो नंबर लाइन में तो ऑक्सीडेशन। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आपका 0 है, 0, ठीक है ना, और इधर होगा -1 -2 -3, यहां होगा +1 +2 +3। मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो भाई, मेरे पास एग्जांपल है कि जो मेरा जिंक है वो जिंक +2 में गया है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जिंक +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो आप कहोगे जिंक पहले 0 में था, अब भाई जिंक +2 में चला गया। यानी वो जिंक जो है वो 0 से +2 में गया, यानी वो किस साइड गया बताओ, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने लॉस करके दिखाया। लेकिन आपसे कोई कहे कि भैया कॉपर का +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिया और कॉपर 0 हो गया, तो आप बोलोगे देखो यार पहले ना कॉपर +2 में था, अब वो 0 में चला गया, तो +2 यहां होगा, और 0 का मतलब क्या है, पीछे, और पीछे आने का मतलब क्या बताओ, रिडक्शन। तो आप बोलोगे भैया यहां पर रिडक्शन हुआ है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को नंबर लाइन से समझना बहुत आसान होता है। आप इसको एक नजर दीजिए, और नजर दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे धूम मचा देंगे फटाफट। इस चैप्टर को समझने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन समझना पड़ेगा आपको। पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे रीड कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम केमिकल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको सेल का नाम बताया गया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, याद है आपको, डेनियल सेल, वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम समझेंगे, जो सबसे बेसिक है, जो हमारे एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये डायग्राम देख के आप एकदम से घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा छोड़ो यार, पर मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। देखिए एक डब्बा लेते हैं, उस डब्बे में डाल देते हैं हम जिंक सल्फेट का पानी वाला सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी होती है 1m। और फिर एक और डब्बा लेते हैं जिसमें डाल देते हैं हम कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी होती है 1m। और रॉड, यहां कुछ रॉड्स बनाए जाते हैं। ये जो रॉड है, एक्वस समझते हो, एक्वस मतलब पानी वाला, ठीक है, पानी वाला सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का पानी के साथ और कॉपर सल्फेट का पानी के साथ, इसमें हम रॉड डालते हैं। रॉड, ये जो रॉड डाला हमने, रॉड, यहां पर रॉड होता है जिंक का और यहां रॉड होता है आपका कॉपर का। ये कॉपर का रॉड है, और कुछ ही नहीं करते हम, यहां से ना वायरिंग कर देते हैं, तार वार लगा देते हैं, कनेक्शन करते हैं, और यहां लगा हुआ बल्ब जलता है, बस ये बल्ब जलता है। तो अपने केमिकल से लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिला। लेकिन यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहला क्या, बल्ब जलता है थोड़ी देर के लिए, और दूसरा कि बल्ब जलता है। तो मुद्दा यह है कि बल्ब जला तो जला क्यों, और जला तो थोड़ी देर के लिए क्यों जला। तो जलने के पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर ना जिंक का एक रॉड होता है। ये जो जिंक का रॉड है वो गलना स्टार्ट कर देता है। अब गलेगा कैसे, कोई चीज कब गलेगी, जब मान लो कि कुछ निकलेगा तभी तो गलेगी ना। सेब कैसे गलता है, सेब के अंदर के पार्टिकल्स गायब होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, पता है ना, पढ़ा आप लोगों ने बायो में, मैंने तो नहीं पढ़ा, फिर भी बोल दिया मैंने, ठीक है। सुनो, देखा ऐसे फील किया। तो यहां से ना जो जिंक का पार्टिकल है वो टूट टूट के नीचे गिरता रहेगा, और ये जिंक के एटम्स, तो हम बोलेंगे भैया जो जिंक का रॉड है वो अपने आप को जिंक +2 में बना रहा है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया जब वो गलेगा तो उसको अपने अंदर से कुछ तो निकालना पड़ेगा, तो अपने अंदर से पार्टिकल्स निकालता है इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का रॉड जो है यहां से गलना स्टार्ट होता है, गल के पानी में नीचे गिरता है, छपैक, ठीक है। तो जिंक का रॉड पानी में नीचे गिरता है क्या, छपैक, और जब वो गिरता है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है वो इलेक्ट्रॉन इस तार से तैरते 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 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है तो करंट हमारा पीछे की तरफ हमें समझ में आएगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है एक होता है कन्वेंशनल करंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन और करंट की दिशा अलग मानी गई है, अपोजिट। अब कहानी यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है तैरता हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन की लालच में नीचे जो कॉपर का +2 है, आयन, नीचे समझना बात को, कॉपर का जो +2 है और SO4 -2 ना, तो जो कॉपर का +2 है लालची होके इस इलेक्ट्रॉन को खाने आता है और यहां इकट्ठा हो जाता है। तो हो क्या रहा है, देखो दो बातें, यहां जिंक गल के अंदर गिर रहा है और यहां कॉपर ऊपर जाके इकट्ठा हो रहा है। तो जिंक रॉड का वजन घटेगा, कॉपर रॉड का वजन बढ़ेगा। तो जिंक और कॉपर में कॉपर डिपॉजिट होगा, क्या होगा, और जिंक का वेट कम होगा। अब एक और कहानी समझना, कहानी यह है कि हम ये समझिए करंट क्यों आ रहा है। दूसरी कहानी यह है कि यहां पर जिंक +2 आ रहा है बार बार नीचे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर बहुत सारे जिंक +2 हो जाएंगे, और जब ये बहुत सारे जिंक के +2 हो जाएंगे तो ये प्लस क्या करेगा, जो ऊपर जा रहा इलेक्ट्रॉन उसको खींचना स्टार्ट कर देगा, प्लस इस माइनस को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। यानी दो बातें थी, पहली बात क्या कि कैसे करंट आ रहा है पता लग गया, और क्यों करंट जा रहा है पता लग गया। तो लोगों ने कहा यार इस जिंक का जो प्लस है, ये जो जिंक का प्लस है तो दिक्कत कर रहा है, इस जिंक के प्लस को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ लगाने के लिए लोगों ने
ऐसा एक यू ट्यूब लगा दिया, ट्यूब लगा दिया, ट्यूब जैसे टायर होता है, टायर साइकिल के अंदर ट्यूब देखा, ट्यूब, ट्यूब को आधा ट्यूब को काट के उल्टा करके लगा दो, ऐसा है कुछ। अरे ट्यूब नहीं समझते यार तुम, ये होता है ट्यूब साइकिल के अंदर, ऐसे होता है साइकिल के अंदर ट्यूब। अब इस ट्यूब का आधा मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा यूट्यूब, यू की तरह दिखता है, यू की तरह। तो इस यूट्यूब को लगा दिया यहां पर और इसके अंदर डाल दिया हमने केसीएल टाइप की चीजें। इससे क्या फायदा होगा, ये जो सीएल माइनस है, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, ये जो सीएल माइनस है, सीएल माइनस इस जिंक प्लस के पास जाके इसको शांत कर देगा, बोलेगा भाई तू प्लस है मैं माइनस हूं, आजा, ओ आजा आजा, मतलब अरे मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, इसका शक्ल देख के बोलना पड़ जाता मुझे, क्या यार, प्लस माइनस क्या कर लेंगे आपस में, कुछ नहीं कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये जिंक का +2 क्लोरीन का जो माइनस है आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, जो भी है, तो ये बन जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे। एक्चुअली जिंक का +2 दो सीएल माइनस से रिएक्शन करके ZnCl2 बना लेता है, ठीक है। तो जिंक का प्लस अब न्यूट्रल हो गया, अगर जिंक का प्लस न्यूट्रल हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, इसका पॉजिटिव खेल खत्म, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा है। यानी कि जब हमने यूट्यूब लगाया तो हमारा काम हो गया बढ़िया, अब हमारा आराम से काम हो रहा है। इस यूट्यूब का नाम पता है क्या होता है, इस यूट्यूब का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। अब इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों है, नमक का सेतु, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्यों है, क्योंकि इसमें सॉल्ट डला हुआ है, KCl, K+Cl-। और ब्रिज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट, बीच में गैप है उसको फिल कर रहा है, दोनों हाफ सेल्स आधे आधे को कनेक्ट कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसको न्यूट्रल करता है, क्या करता है, और दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। अब मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर आप देखेंगे कि जिंक वाले बंदे ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है अपने अंदर से, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। और इस बंदे ने कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो पूरी कहानी आपके नजरों के सामने है, तो आप एक बार नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर आपका, देखिए ये जो रॉड है, ये रॉड गलगल के जिंक +2 बन रहा है, और यहां आप देखेंगे ये जो कॉपर है, कॉपर समझिए, ये कॉपर ऊपर जाके यहां इकट्ठा हो गया, दिख रहा है इकट्ठा होता हुआ, कॉपर यहां इकट्ठा हो गया है। यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन तैरी इस तरफ, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तैरता हुआ इस तरफ, तो करंट किस तरफ है, इस तरफ। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एमीटर है करंट नापने के लिए। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे कि ये गल गया है रॉड, और बीच में आपको दिखेगा सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट में बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का सॉल्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, नमक नहीं दिख रहा ना, तो ये हमारा KCl है, KNO3 है, सॉल्ट होंगे इसके अंदर प्लस माइनस वाले, ठीक है। और क्या इसमें आप जान सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि 1M ZnSO4 होता है, 1M कॉपर सल्फेट होता है। और दोस्तों आप क्या जान सकते हैं, यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एनोड, यहां, अच्छा इसको एनोड बोलते हैं, मैं बताऊं, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना उसको एनोड कहते हैं। और आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है इसी के पास छोड़े गए थे ना, इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़े थे, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। और वहां पर देखो, यहां पर इस वाले हिस्से को हम कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, रिडक्शन होता है। अरे कॉपर वाले का रिडक्शन हुआ था यार, आपको ट्रिक देता हूं, ट्रिक याद देखो, ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है, देखो लोन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीडेशन होगा, उसका नाम आप एनोड रखोगे और वो बंदा नेगेटिव होगा, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड और नेगेटिव होगा। अच्छा, तो अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट में क्या होगा, रिडक्शन। अच्छा, लेफ्ट में एनोड है तो राइट में क्या होगा, कैथोड। अच्छा, लेफ्ट में नेगेटिव तो राइट में क्या होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आया, तो नोट कर लो। मुस्कुरा रहे हो, चले अब, तू है नारे नारे ना ना नारे नारे ना, क्या बात। देखिए सब हमने पढ़ लिया, अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा देखो, बता देना। इट इज इन्वर्टेड, उल्टा किया हुआ, यू ट्यूब, यू जैसा ट्यूब, जिस ज्वाइनिंग टू हाफ सेल्स, जो दोनों हाफ सेल को जोड़ता है। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट मतलब KCl, KNO3 एक्सेट्रा। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं ये इन्वर्टेड यूट्यूब है, समझिएगा, और इसमें आपने KCl डाला हुआ है, KCl, तो आपको लगता नहीं है कि पूरा का पूरा गिर जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन है ना, सच सॉल्यूशन, फिर तो गिर जाएगा, पर गिरना तो नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को बनाते हैं थिक, क्या बनाते हैं, एकदम गाढ़ा, शहद की तरह गाढ़ा बनाते हैं। थिक कैसे बनाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अगर या जेलेटीन, गिलेटीन, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, जेलेटीन बोलते हैं, मैं पहले इसको गिलेटीन पढ़ता था, गिलाटीन, ठीक है। तो द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज जनरली टेकन इन अगर और इन जेलेटीन, ताकि क्या रहे, थिक, शहद की तरह गाढ़ा रहे, गाढ़ा, वरना गिर जाएगा। और गिरने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कॉटन भी लगाते हैं ना, वी पुट कॉटन देयर, यहाँ कॉटन भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कितना भी गाढ़ा हो खोल दोगे तो गिर ही जाएगा भाई, उसको लगाना पड़ेगा।
ठीक है, तुम लोग बहुत हंसते हो पता है। ऐसे रीड करो, और जब मैं रीड करने को हूं तो रीड ही करना है। चलो ध्यान दो, अब लिखा है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का क्या मतलब है कि सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज। तो पहला, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय ज्वाइनिंग हाफ सेल्स, दोनों आधे सेल्स को जोड़ के सर्किट को कंप्लीट करेगा। दूसरा क्या है, मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स, जो पॉजिटिव को नेगेटिव मिल जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा, कोई पंगा ही नहीं। बताया था मैंने आपको, बताया था ना बढ़िया से। हाँ वही वाला है कि जब जिंक प्लस टू है, जिंक प्लस टू को Cl माइनस फंसा लेगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, ZnCl2, जो कि एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो इसको रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई वॉज देयर। चलिए अब ध्यान दो प्लीज, बातें नहीं, हो गया, बहुत बार लोगों ने कर लिया है, छोड़ो। अरे कर लिया मतलब कि अपने आप को देख लिया मैं कैसा था, कितना अजीब था मैं, शक्ल भी अच्छी लगती पुरानी वाली, कहते और अभी जैसे तुम अपने आप को बहुत समझते हो कि अरे भाई क्या चीज हूं मैं, और जब एक साल बाद उस फोटो को देखोगे। स्टार्ट देखो, तो हमें पता लग गया भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, करंट है, तो हमने यहाँ पर ना वोल्टेज नापा। मान लो मैंने वोल्ट मीटर लगा के, जो भी है, मैंने यहाँ पर वोल्टेज या ईएमएफ, अगर बहुत ही प्रिसाइज होकर बोलूं तो मैंने ईएमएफ नापा तो मुझे 1.10 वोल्ट मिला। रफली बता रहा हूं कि 1.10 वोल्ट हमारे हाथ में आया। तो हमने कहा अच्छा ईएमएफ है 1.10 वोल्ट। तो हमने क्या किया, हमने एक सिंबल बनाया। हमने कहा यार इतना बड़ा डब्बा कौन बनाए बार बार, सेल ही तो है ये, करंट ही तो दे रहा है करंट, तो सेल को हम ऐसे बनाते हैं। तो हमने इन डब्बों को हटाया, हमने कहा भैया हम ऐसा बना देंगे सेल, और बोल देंगे ये सेल हमारा है 1.10 वोल्ट। बार बार तुम थोड़ी बनाओगे डब्बा, वो सॉल्ट ब्रिज, ये सब इतना नहीं होता टाइम हमारे पास। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी जो वोल्टेज निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1.10 वोल्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन बनता है कि आपने ना बाहर से एक सेल लगाया, देखिए ये तो आपका सेल है जो अभी आपने बनाया था, ये आपका सेल है जो अभी आपने बनाया, ये वाला, ये आपने भी बनाया, उससे जो करंट निकल रहा है वो करंट है आई। और आपने अपोजिट सेंस में मार्केट से खरीद के एक सेल लगा दिया। अब जो मार्केट से आपने खरीद के सेल लगाया है, उसका करंट उस करंट को मारने जा रहा है, क्योंकि अपोजिट सेंस में लगाया है। लेकिन जो सेल लगाया है आपने, सेम वोल्टेज का लगाया है, कि अप्लाइड ईएमएफ या वोल्टेज सेल के बराबर है, यानी आपने जो लगाया है वो भी 1.10 वोल्ट का लगाया है। तो ये जो करंट से करंट का गेम खत्म हो जाएगा, करंट से करंट का गेम, तो करंट से करंट मर जाएगा। तो हम बोलेंगे नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होना भैया, ना एनोड पे कुछ होना है, ना कैथोड पे कुछ होना है, ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि अगर आपके द्वारा लगाया गया वोल्टेज और आपके सेल का वोल्टेज बराबर हो जाए तो भैया ये कहानी होगी। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने जो वोल्टेज लगाया है, अप्लाइड वोल्टेज, वो कम रहे सेल के वोल्टेज से, सेल के वोल्टेज से कम रहे, तो क्या दिक्कत है। ये हमारा 1.10 वोल्ट है, मान लो हमने 1 वोल्ट लगाया, कितना लगाया, तो क्या होगा, ये वाला करंट जीत जाएगा। और जब ये करंट जीत जाएगा तो सब कुछ वही चल रहा है सेम, कि भैया अगर करंट ये जीत गया तो करंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ। नहीं समझ मेरी बात को, यानी इसमें सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग सेम, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। हो क्या रहा था, जिंक और एक कॉपर है, तो जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, याद है आपको, और कॉपर से इस तरफ क्या आ रहा था, करंट आ रहा था। जिंक गल रहा था, जिंक क्या कर रहा था, जिंक गल रहा था, कॉपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट, जमा हो रहा था कॉपर, याद है आपको। जिंक का रॉड क्या हो रहा था, गल रहा था। ये सिचुएशन याद है आप लोगों को, याद। लेकिन अगर ऐसा हो जाए केस 3 में कि आपके द्वारा लगाया गया वोल्टेज, आपके द्वारा अप्लाइड वोल्टेज सेल के वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा। अगर आपके द्वारा लगाया गया वोल्टेज सेल के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला जो चीज है वो ज्यादा हो गया, तो भैया ये वाला कम हो जाएगा। मान लो ये हमारा है 1.5, इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ पहले, 1.10 में 1.5 में बड़ा कौन है, 1.5 बड़ा है ना, पता नहीं बात, क्योंकि मूर्खों जीरो आप खुद से भी लगा सकते हो जी पॉइंट के बाद। तो एक्चुअली में ये 1.5 है, ये 1.10 है। तो अब इधर का वोल्टेज बड़ा हो गया तो ये जीत जाएगा, ये जीत गया तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। अब देखो पहले जो था, पहले देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां था बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन था जिंक से कॉपर, अब क्या हो गया, कॉपर टू जिंक, जीत गया ना कोई और बंदा, बाहरी बंदा जीत गया, अब उसके हिसाब से काम होगा। फिर करंट क्या था, कॉपर टू जिंक, अब करंट क्या हो जाएगा, जिंक टू कॉपर। फिर पहले कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब कॉपर लूज हो रहा है, खत्म हो रहा है, गायब हो रहा है। पहले जिंक क्या हो रहा था, गल रहा था, अब जिंक क्या हो रहा है, डिपॉजिट। तो एवरीथिंग इज रिवर्स्ड नाउ, समझ पाए, सिचुएशन ऐसी हो गई है। दिस इज व्हाट, हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इसे रीड कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड बिलीव मी बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर हो सकता है ये। अगला टॉपिक देखो, देखो स्टार्ट करते हैं छोटा सा टॉपिक। क्या टॉपिक है देखो,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई, क्या होता है ये? देखिए पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है ताकत, ताकत एनर्जी, समझ रहे हो? ये वर्ड होता है ताकत के लिए, ये वर्ड होता है एनर्जी के लिए। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? आपको पता होगा कि हमने पढ़ा था एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड होते हैं इलेक्ट्रोड, बचपन में सुना था आप लोगों ने, 10th क्लास की साइंस में पढ़ा होगा अपने, कॉपर का प्यूरिफिकेशन में। नहीं कोई बात नहीं, समझे? तो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, वो उम्र ही ऐसी होती है, उसमें पढ़ना क्या है ना? सुनो, तो बेसिकली होता क्या है, समझा रहा हूं। आपने फिजिक्स में तो पक्का पढ़ा होगा, अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो प्लस से माइनस के बीच में एक एनर्जी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सुना आप लोगों ने? और अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो इनके बीच में पोटेंशियल होता है, मैंने पढ़ाया है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, वेद करके कि भैया देखो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल जब भी कहीं पर प्लस माइनस हो तो वहां पर पोटेंशियल आता है। कुछ पढ़ा आपने? तो वहीं से रिलेट करो आप कि अगर ये हमारा एक हाफ सेल है और ये मेटल है, मेटल, और यहां पर आयंस आयंस, तो इनके बीच में ना चार्ज सेपरेशन है। क्या सेपरेशन है? और कभी भी चार्ज का सेपरेशन होगा, चार्ज का सेपरेशन होगा तो वहां पर पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा? पोटेंशियल आएगी, ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, जिस वजह से बल्ब जलेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन में पुश आएगा। और ये गहरी गहरी बातें मैं नहीं करना चाहता हूं मान्यवर, अगर आपको ये सब नहीं पता ये तो मैं माफी चाहता हूं, पर ये होता है फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पता नहीं है? चैप्टर 2 में भी है ये, बहुत जगह है ये, ठीक है? तो कहानी ये है, यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड की ताकत, इलेक्ट्रोड की औकात, ताकत जो भी है, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड मेटल एंड सॉल्यूशन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रूप क्या है? देखो ई नॉट, यहां लिखा हुआ है ई नॉट, ध्यान देना प्लीज। ई नॉट, ई नॉट क्या है समझना, इसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर क्या होता है, हम जो मोलैरिटी लेते हैं ना, कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, 1m, कंसंट्रेशन को हम 1 लेके चलते हैं। तो जब भी आप कंसंट्रेशन को 1 लेके चलते हो तो आपको कंसंट्रेशन ही देखना होता है, टेम्परेचर फेम्परेचर का पंगा नहीं होता हमारी में फिलहाल, ठीक है? इतना चेंजेस नहीं होता। तो जब भी कंसंट्रेशन 1 दिखाई दे तो उसका नाम रखते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंबल रखते हैं हम ई नॉट। जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि भैया हमने जिंक सल्फेट लिया था, तो जिंक सल्फेट हमने कितना लिया था? 1 कैपिटल M। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। और क्या होता है आपको पता लग गया? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मजा आ गया। रीड कर लो, रीड कर लो। अरे तू है तेरा संसार है मेरे ही लिए। चलो तनिष, बहुत बढ़िया निधि, शाबाश। कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से पढ़ना है सारा का सारा, लक्ष्य है। आयुष कुमार, राजू, चलिए ध्यान दो। तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा, ध्यान देना, कि अगर कोई सेल है तो यहां पर इसका जो ताकत होगा, पोटेंशियल होगा हाफ सेल का, उसको हम बोल रहे थे ई नॉट। लेकिन मुझे दोनों का निकालना है, पूरे सेल का निकालना है, तो यहां पर भी कुछ ई नॉट होगा। मान लो यहां पर हुआ है ऑक्सीडेशन, तो उसको हम बोल देंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ? रिडक्शन हुआ है ना इस तरफ, पता ना, तो उसको बोल देंगे हम ई नॉट रिडक्शन। तो पूरे सेल का कैसे आएगा? तो पूरे सेल का अगर निकालना है, पूरे सेल का दोनों को मिला के, तो आपको ई नॉट ऑफ रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से माइनस करना पड़ता है। रिडक्शन वाला राइट हैंड में होता है, राइट हैंड में ना इस तरफ होता है, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट, तो ये है, देख लो, सुन लो, ये दोनों एक ही फॉर्मूले। या तो राइट वाले को लेफ्ट से माइनस कर दो, या कह सकते हैं रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन वाले से माइनस कर दो, तो आपको पूरे सेल का मिल जाएगा। ये हमारी एनसीईआरटी ने हमें दिया है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आप समझ जाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मुझे किसी ने कहा कि यार जिंक +2 से जिंक, ठीक है, इसका जो ई नॉट वैल्यू है, ई नॉट वैल्यू दे रखी है मान लो -0.76 वोल्ट, और बोला कि यार कॉपर +2, कॉपर 0, इसकी ई नॉट वैल्यू है मान लो 0.34, और बोलता है भाई ई सेल निकालो, तो बस ई नॉट सेल निकालो। तो बस मुझे इतना पता होना चाहिए, मुझे रिडक्शन वाले को माइनस करना है ऑक्सीडेशन वाले से। अब हमें यह पता है कि रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन वो कॉपर का होता है, पता नहीं बात? कॉपर का क्या होता है? रिडक्शन। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इस कॉपर वाले की वैल्यू ले लूंगा, यहां पर रख दूंगा
0.34, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। माइनस कर दूंगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है आपको पता है, जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक की वैल्यू कितनी बताओ, -0.76। देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, वो माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, तो आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे ई नॉट सेल, यानी पूरे सेल का अगर आपको ई नॉट वैल्यू निकालना हो, पूरी सेल की ताकत निकालनी हो, तब कुछ नहीं करना, राइट वाले को लेफ्ट से माइनस करो या फिर रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन वाले से माइनस करो। आप इसे रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री और मुनील सर चैनल पे इन फ्यूचर एमसीक्यू सीरीज, असर्शन रीजन सीरीज और सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज और लाइव क्लासेस फ्री आने वाला है। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार जाके चेक कर लेना। बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, ठीक है। तो चेक कर लो, फ्यूचर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब हम लाइव आएंगे आपके लिए तो आपको भाई मिस ना करना पड़े कुछ। देखिए स्टार्ट करते हैं। सुनो अब, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, तो जो हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स आयन, कि भैया आयन क्या है, मेटल कैसा लिया है, लोहा लिया है, जिंक लिया है कि कॉपर लिया है, उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना, हर बार सेम थोड़ी होगा आंसर। तो बहुत सीधी बात है, आप जो सिस्टम बना रहे हो उसमें यूज क्या किया है उस पर डिपेंड करता है पोटेंशियल। फिर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, भैया कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कि भैया जो आपने लिया है उसका अमाउंट क्या है, अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, समझे मेरी बात को। फिर इस पर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, सर्दी है, गर्म है, कितना मोबिलिटी है, कितना मूव कर पा रहा है, क्या है। तो टेम्परेचर पे तो देखो, जीवन में एक चीज ध्यान रखना, जब कुछ ना समझ में आए ना तो टेम्परेचर घुसा दो वहां पे। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 99% चीजों में टेम्परेचर डिपेंडेंस है, रेजिस्टेंस हो, करंट हो, कंडक्टिविटी हो, मोलैरिटी हो, बस जहां पर मास आएगा ना, मास, वहां पर टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, वरना 99% चीजों में टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, समझे। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है। इसे रीड करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में शी नहीं लिखा, तो शी को शी नहीं लिखेंगे, आदमी लिख दूं। देखो यहां पर शी का मतलब नहीं है कि, शी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। शी एक शॉर्टकट है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? जैसे मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन कराया, अभी दिखाता हूं कहां कराया क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था आपको, अभी मैं बताता हूं बढ़िया से, ये रहा। अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने ये लिखा कि भाई जिंक वाले के लिए ध्यान देना, जिंक वाले की वैल्यू -0.76 होती है। फिर मैंने कहा कि कॉपर वाले की वैल्यू कितनी होती है, 0.34 होती है। कैसे होती है? नहीं, भगवान ने मुझे बोला कि बेटा आज तुझे कान में बताऊं तो स्पेशल है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। या जिस बंदे ने ये लिखा था, साइंटिस्ट ने, उस पर भगवान की बड़ी कृपा थी, किसी को नहीं तुझे बताऊंगा सिर्फ, ऐसा नहीं होता। कहीं से तो लाए होंगे ये वैल्यू, समझ पा रहे बात को, कहीं से तो वैल्यू आया होगा ना। तो ये वैल्यू लेके आए हैं, कौन लेके आया? शी लेके आई। कौन लेके आई है? शी। तो शी वैल्यू लेके आई है। तो शी क्या करती है? शी एक ऐसी डिवाइस है, देखो हाइड्रोजन तो यूज होगा इसके अंदर, तभी इसका नाम ही है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो शी ऐसी डिवाइस है that it is a device that measures the half cell electrode potential of cell। जैसे एक सेल है, उसके आधे का आंसर ये निकाल के देती है। शी दिखती कैसी है? तो शी ऐसी दिखती है, देख लो कैसी दिखती है। क्या हुआ? हाउ शी लुक्स, शी लुक्स लाइक दिस। तो हम शी की बात कर रहे थे और शी की बातें करेंगे और क्या। तो कहानी ये है, बेसिकली प्लेटिनम का एक वायर लेते हैं, प्लेटिनम की कोटिंग करते हैं, लिखा ऐसा प्लेटिनम फॉइल कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। तो प्लेटिनम की वायर पे एक फॉइल लगाते हैं और प्लेटिनम की कोटिंग करते हैं। हाँ, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, 1 MHCl सॉल्यूशन, और यहां से ना गैप बना के, ग्लास है बाहर, ग्लास का कवर है, ये गैप रहता है, गैप, ये जो गैप है, इस गैप से हाइड्रोजन गैस यहां पर अंदर डाल रहे होते हैं हम लोग। और ये जो हाइड्रोजन गैस डालते हैं हम एक बार पे डालते हैं। यानी सिंपल सा डायग्राम अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ भी नहीं है, ग्लास की एक कोटिंग, ग्लास से प्रोटेक्शन है, यहां छेद बनाया गया है ताकि हाइड्रोजन गैस आ सके, यहां एक वायर लटकाई गई है, प्लेटिनम की सब कुछ है, और इसको डाल दिया गया है 1 MHCl के साथ बस, और यहां से कनेक्शन के लिए जगह छोड़ दिया गया है। बाकी इसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं बाहर। तो ये कनेक्शन देखो, समझो बड़ा आसान है, ऊपर कनेक्शन की जगह है। अब यहां पर कहानी क्या है, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है। प्लेटिनम की वायर है, प्लेटिनम की फॉइल है, H2 गैस को हम 1 बार प्रेशर पे अंदर डाल रहे, छेद किया गया ताकि गैस डाल सके, ठीक है ना।
और ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर इसको ना बोला गया है कि ये ना रेफरेंस होता है, इट इज रेफरेंस, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब ये एनोड की तरह और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। मैंने आपको नीचे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भैया इससे आप हाफ सेल्स की वैल्यू निकालते हो, कभी इधर का कभी इधर का, यानी कि एनोड कैथोड दोनों की तरह काम करता है ये। लेकिन सबसे खास बात क्या है, शी की वैल्यू टेकन एज 0 वोल्ट। ये रेफरेंस है ना, रेफरेंस क्या होगा, सबसे बेस्ट रेफरेंस है 0 वोल्ट, तो इसकी जो ई नॉट है उसको 0 वोल्ट लिया गया है, तो शी की वैल्यू 0 वोल्ट मान लिया गया है। अब इससे क्या होगा, पक्का बता रहा हूं मैं, ये किसी आदमी ने ही कॉन्सेप्ट बनाया है, मैं लिख के दे रहा हूं। अच्छा चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ किसी आदमी ने ही बनाया कॉन्सेप्ट। वैसे तो फैक्ट इज द लाइफ, फैक्ट लाइफ का क्या है, शी ने हमें बनाया है, ठीक है ना। तो उनकी वैल्यू मतलब पूरी जिंदगी, पूरे जीवन भर अगर हम क्या बोलते हैं जितनी भी वो कर ले, तब भी हम शी की वैल्यू मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे। भाई तुम्हें धरती पे लेके आई है, तो अगर उस सेंस में सोचे तो, वैसे तो ऐसे हंसी मजाक में बोल देते कुछ भी, लेकिन फैक्ट तो यही है ना। कह रहा थैंक यू फॉर कवरिंग ऑल द थिंग्स। चलो चलो ध्यान दो। सो कहानी क्या है अभी तक समझ में आया। अब बात करते हैं कि यूज कैसे करेंगे, ये शी हमने बनाया, यूज कैसे करेंगे। देखो, तो मान लो मैं कहता हूं मेरे को ना जिंक वाले की वैल्यू निकालने की, यहां पर कितना वो है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पर शी को लगा दूंगा, ठीक है। जानबूझ के मैंने ऐसे थोड़ा बना दिया, इजी पड़ेगा, टेढ़ी मेढ़ी तो होती है, ठीक है। मजाक कर रहा हूं। तो ये शी है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा क्या है, बल्ब, बल्ब की जगह पर हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं शी एक ऐसा डिवाइस है जो आधे सेल का क्या देगा बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू आधे सेल का देगा। तो मुझे इस सेल का निकालना है, तो इस सेल पे मैंने शी को लगा दिया, दिस इज शी, और शी की वैल्यू कितनी बताओ, 0 वोल्ट। अब कहानी क्या है, और यहां मैंने वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर। तो इस वोल्ट मीटर ने मुझे कहा भैया बात ऐसी है, आंसर आ रहा है 0.76 वोल्ट, ये कह रहा है 0.76 है। तो मशीन है ना, मशीन तो हमें बता ही सकता है। तो हम कहेंगे देखो भैया हमारा फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे देखो पूरे सेल की वैल्यू तो यहां से मिल जाएगी मशीन से, मशीन कितना है बताओ 0.76। फिर राइट में कौन है बताओ, राइट में कौन बैठा है बताओ, राइट में बैठा है शी, और शी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा बताओ, माइनस का ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब इस माइनस साइन को इधर भेज देंगे हम, तो इस माइनस साइन को इधर भेजोगे तो आ गया माइनस का 0.76। यानी कि तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात नहीं है, तुम भाई एक को 0 मान लोगे तो दूसरे वाले की वैल्यू तो उसके बराबर ही हो जाएगी ना। तो ये कोई बड़ी बात है, शी कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है क्या, नहीं, बस शी को बनाया है, उसकी वैल्यू 0 कर दी गई है, और बस कहीं भी लगाओगे वो 0 रहेगा, तो जो आंसर आएगा वो उसी वक्त आ जाएगा। मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भैया तुम्हें ना, अरे समझ में आ रहा है क्या काम करता है ये, शी आपको आधे सेल का पोटेंशियल निकाल के देता है, बात खत्म। शी कैसे बनता है, बड़ा आसान है, एक ग्लास के अंदर प्लेटिनम की वायर लटका देते हैं फॉइल के साथ, और हाइड्रोजन गैस डालते रहते हैं HCl सॉल्यूशन में, हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे मान लो मैं कहता हूं मुझे कॉपर वाले का वैल्यू चाहिए, तो इस बार यहां शी को लगा देंगे, ये शी है, ये वोल्ट मीटर है, नहीं समझे मेरी बात को। अब क्या होगा, दोबारा वही, वोल्ट मीटर ने कहा भैया मालिक रीडिंग है 0.34 वोल्ट। तुम कहोगे अच्छा बेटा ई सेल कितना होता है, ई नॉट सेल, तो आप बोलोगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट या ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट सेल कितना है 0.34, राइट में कौन है कॉपर, तो राइट में कॉपर है, तो कॉपर का आ जाएगा आंसर। और लेफ्ट ऑक्सीडेशन किसका, इधर होता है ना, ये होता है ना ऑक्सीडेशन वाला, तो इसका तो 0 वैल्यू माना आपने, तो ये तो खत्म ही हो गया। यानी ये जो वैल्यू आ गई ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी होगी, कॉपर की। तो भैया तो बहुत लॉजिकल बात है कि जब एक हिस्से को आप 0 मान लोगे तो जो आंसर होगा वो दूसरे वाले का ही होगा। तो शी का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है, मतलब शी का कोई काम नहीं है कुल मिला के, उसे जाके वहां पे बैठना है, अच्छा ठीक है कर लो, तुम खुद कर लो, तुम सब कर लो, खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही वाली बात है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो शी बेसिकली लगाया जाता है, यानी शी एनोड पे भी जा सकता है और कैथोड पे भी जा सकता है, रेफरेंस है ये, और इसकी वैल्यू 0 ली गई है। डायग्राम ये है, बना कैसे बता ही दिया मैंने। अब शी के बारे में और बातें जान लो। तो अगर हम शी के बारे में और बातें जाने तो कंडीशन शुड बी, शी को ऑपरेट करने के लिए कंडीशन समझ लो, प्रेशर शुड बी 1 atm और 1 बार। आपको किसी भी हाल में शी को ऑपरेट करने के लिए आपको इतना ही प्रेशर का इंतजाम करना पड़ता है। दूसरा क्या, मोलैरिटी शुड बी 1, आपको मोलैरिटी 1 ही रखनी पड़ेगी, ये कंडीशन है। अब देखिए शी की कुछ कंडीशंस हैं, वो तो होती ही है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मिनिमम 60,000 रुपए कमाना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी मेरा एक दोस्त है बदरपुर में रहता है, तो वो शादी के लिए गया था, रिश्ते के लिए गया था, तो लड़की की पहली कंडीशन ये थी कि लड़का मिनिमम 60,000 रुपए कमाना चाहिए। उसने कहा मेरा 55 है। तो मिनिमम कंडीशंस तो पार करनी पड़ती है भाई, देख लो, ठीक है। तो अब शी की कुछ कंडीशंस है जो आपको लेके चलनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा बढ़िया से। कंडीशंस फॉर शी की बात करते हैं। हाँ 60,000 ठीक है, दिन का 2,000,
तो 400 का लिपस्टिक, अरे मजाक कर रहा हूँ, महंगा आता है भाई लिपस्टिक, पता है तुम्हें? 400-500 का लिपस्टिक आता है। मैंने दिलवाया नहीं किसी को, पर मुझे आइडिया है, मुझे आइडिया है, ठीक है। मतलब जितने की हम क्या क्या बोले, लड़कियों का कपड़ा शायद सस्ता आता है ना लड़कियों का, या महंगा आता है, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं। जैसे हम लोग जीन्स, मैं जैसे जीन्स पहनता हूँ 450-500 में मेरा हो जाता है, लड़कियों का शायद और सस्ता आता होगा, है ना, मुझे नहीं पता। डिसएडवांटेज ऑफ शी, इतना कुछ आइडिया है नहीं। तो अभी बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ शी की बात करते हैं। तो सही कह रहा था, मैं सच में सस्ते कपड़े पहनता हूँ। नहीं, आप कह रहे थे आपकी चड्डी बहुत महंगी, चड्डी सॉरी क्या वैसे शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, योर शॉर्ट्स इज एक्सपेंसिव देन माई जीन्स, सही कह रहा तू। ये जीन्स मेरी बहुत सस्ती है, 350 रुपए की है, मध्य मार्केट, 7-8 नंबर के सामने। हाँ तो ठीक है। अब यार मैं जरा कपड़ों पे एक्सपेंस नहीं करता। हाँ उसके बगल में ही है एक, कपड़ों पे एक्सपेंस नहीं होता मुझसे, मेरे को ऐसा है अपने ऊपर खर्च नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई बहुत प्रिय है, मतलब जैसे मम्मी हो गया, पापा, भाई, तो भाई के लिए लेके आ जाता हूँ मैं कई बार, जैसे, तो अपने ऊपर नहीं किया जाता। देखो मैं बता रहा हूँ, एक जीवन की सत्य बात है, आदमी खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, फैक्ट्स। आदमी करेगा फैमिली के लिए बस, मैन ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिज फैमिली ऑब्वियसली, ठीक है। चलो, तो यहां पर डिसएडवांटेज ऑफ शी की बात करें तो 1 MSCL डिफिकल्ट टू मेंटेन। भाई 1 M आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो जाएगा। फिर 1 बार प्रेशर इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, शी की कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत टफ होता है, हकीकत है। 60,000 55 पे हटा दिया उसको, नहीं मिनिमम 60 से 60 नहीं हुई भाई, बात नहीं बनी, सब बढ़िया था। सैलरी मैंने कहा, मैं मतलब मैं तो झूठ बोल देता कि हाँ सैलरी स्लिप चाहिए, फंस जाता है बेचारा 55 में, कोई नहीं। तो मिनिमम कंडीशंस हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा सबसे फेवरेट है, देखो इजिली गेट पॉइजन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज मतलब, हाँ ये इम्प्योरिटीज ही तो होते हैं, है ना। तो अगर उसकी ऐसा नहीं कि मेल बेस्ट फ्रेंड ही हो, अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड भी है लाइफ में तो थोड़ा हो जाता है, तो या फिर कोई भी आ जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो इजिली गेट्स पॉइजन्ड इन द, पॉइजन मतलब जहरीली हो जाएगी वो, ऐसा जहरीली नहीं हो जाएगी, ठीक है मतलब जो हमारा शी डिवाइस है, अगर कोई ट्रेसेस आ जाए, कोई चीज उसमें आ जाए एक्स्ट्रा, कहीं बाहर से आ जाए, तो वो ना काम करना बंद कर देती है, पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो सी गेट्स इजिली पॉइजन्ड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंप्योरिटीज, कुछ भी छोटा बहुत ये होता होगा यार, पता नहीं, होता तो है नहीं बिलीव मी, आई एम हैविंग दैट एक्सपीरियंस। तुम्हें एक दिन मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा पक्का, ठीक है। चलो, सर इफ एम इज नॉट, अरे बाप रे, ये 2 पेज का कमेंट है, डर गया मैं। सर आप पर शर्ट अच्छा लग रहा है, इसी का इंतजार कर रहा था मैं, सच्चाई ये है, इसी का सही लग रहा है, प्रेस नहीं किया लेकिन मैंने, देखो ना, मैंने कहा यार टाइम ही नहीं मिला, सही लग रहा है, जीन्स ब्लैक होनी चाहिए थी ना, सही लग रहा है। हाँ आज मेरी मीटिंग है 8 बजे अहूजा में, अरे कोई है खरीदने जाना है सामान, भाई की शादी है ना, तो सारी खरीदने जानी है, भाई के सामान, मतलब होते हैं बांटते हैं ना, रिश्तेदारों में देते हैं, इधर उधर देते हैं, सगुन उगुन में देते हैं कुछ, तो हम सस्ती सारी ढूंढने जा रहे हैं। फिर वो बच्चा कहेगा सर आप बहुत बातें करते हो। नर्स्ट इक्वेशन, अब जो, अरे यार कहीं ये वीडियो ना देख ले वो, छोड़ो। नर्स्ट इक्वेशन क्या था समझाता हूं, देखो जैसे अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो भी हमारा कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए बताओ, 1 M होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 M होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कंसंट्रेशन 1 M नहीं है। अगर हमारा कंसंट्रेशन 1 M नहीं है, तभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा समझ जाओगे। देखो कंसंट्रेशन 1 ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन टेम्परेचर आपको 298 या फिर 25 लिखा मिलेगा, तो अगर आपको पूरे सेल का निकालना है, ई सेल क्या निकालना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, इसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन या नर्स्ट इक्वेशन। क्या कह रहा हूं मैं, समझा रहा हूं बढ़िया से। मान लो मैंने आपसे कहा कि भैया देखो यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो है 0.01 M, ऐसा कुछ बोल दिया कि भैया ये देखो जिंक है, जिंक वाले के लिए कंसंट्रेशन दे दिया भाई 0.02 कैपिटल M, और बोला जो कॉपर वाला है, कॉपर उसका है 0.04 कैपिटल M। अब बोले वो ई सेल निकालो, तो अब देखो आपको ई सेल निकालना पड़ेगा, ई नॉट नहीं निकालना पड़ेगा। मतलब मैं समझाने का प्रयास क्या कर रहा हूं, जब भी कंसंट्रेशन 1 M ना हो, लिखा है ना हो 1 M ना हो, तो आपको इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब केस स्टैंडर्ड नहीं है। क्या नहीं है, जब स्टैंडर्ड केस ना हो और टेम्परेचर 298 या 25 दिया हो, तो आपको पूरे सेल का जो ई सेल है इससे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। तो ई सेल हम कैसे निकालते हैं,
ई सेल निकालने के लिए आपको ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यूसी। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा कि एन का मतलब क्या है, क्यूसी का मतलब क्या है। एक क्वेश्चन लेते अपने आप समझ जाओगे। मान लो मुझे किसी ने क्वेश्चन दिया, चलो मैं क्वेश्चन ले ही लेता हूं, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी इन द पीडीएफ वी आर हैविंग क्वेश्चन, या मैं खुद से आपको बताऊं। चलो खुद का क्वेश्चन बनाता हूं मैं, रुको। क्वेश्चन ये है, मुझे बोला कि जिंक कॉपर +2 जिंक +2 कॉपर 0, जिंक +2 कॉपर +2 कॉपर 0, और मुझे क्या बोला गया कि जो कॉपर +2 है वो है 0.04 कैपिटल एम और जिंक +2 है 0.08 कैपिटल एम है। ये कंसंट्रेशन दे दिया हमें और बोला गया कि जो इस पूरे का ई नॉट सेल है वो ई नॉट सेल है 1.10 वोल्ट। सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब मुझसे कहता है यार तू ना टेम्परेचर है तेरा 298 केल्विन और तू मुझे ई सेल निकाल के दिखा, अब निकाल पूरे सेल का। तो मैं कहूंगा यार इस बार तो देखो 1 नहीं है वैल्यू, अगर इस बार 1 वैल्यू नहीं है तो पक्का ये कैसा केस है, स्टैंडर्ड तो केस नहीं है ये, तो हमें नर्स इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। नर्स इक्वेशन आता ही तब है जब आपको अलग अलग कंसंट्रेशन दिखाई दे। तो नर्स इक्वेशन कहता है भैया देखो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यूसी। अब कुछ भी नहीं करना, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है, देखो जैसे यहां लिखा हुआ है ई सेल, तो यहां पर पुट कर दो ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना है बताओ, ई नॉट सेल है 1.10 माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यूसी। अब आपको एन और क्यूसी फाइंड करना है। अब एन कैसे फाइंड करें, ये हमारा चैलेंज है। तो एन फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको रिएक्शंस को लिखना होता है। जैसे ये जिंक है, किसमें जा रहा है बताओ, जिंक +2 में, तो आप बोलोगे जिंक जा रहा है जिंक +2 में, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। यहां बताओ ये कॉपर किसमें जा रहा है, कॉपर 0 में, तो कॉपर का जो समझो कॉपर का जो +2 है, कॉपर का +2 है, उसने पक्का 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे और बन गया होगा कॉपर 0। बताया था मैंने आप लोगों को, ये बता चुका हूं मैं। तो यहां पर एन का मतलब पता क्या होता है, एन का मतलब होता है ये कोफिशिएंट, ये नंबर जो इलेक्ट्रॉन के बगल में जो नंबर होता है 2, दिस 2 इज योर एन, ये 2 आपका एन है। तो आपने एन को आसानी से ढूंढ लिया जो आपका 2 है। अब आपको पता है क्या ढूंढना है, अब आपको ढूंढना है क्यूसी। क्या ढूंढना है, क्यूसी। तो क्यूसी कैसे लेके आएंगे, क्यूसी लाना बड़ा आसान है। क्यूसी लाने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे आप इक्विलिब्रियम में लिखते थे, प्रोडक्ट होने बता प्रोडक्ट जिंक, तो जिंक वाले की वैल्यू लिख दो ऊपर, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो 0.08, और इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब ये नंबर है 1, तो ये 1 यहां आएगा। मान लो यहां नंबर 2 होता तो यहां पर क्या आता है 2, तो याद होगा आपने इक्विलिब्रियम में लिखा होगा, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू नीचे। रिएक्टेंट कौन है बताओ, 0.04। आपको ये लिखना जिनकी वैल्यूज दी होती है, जिंक +2 की दी है, कॉपर +2 की दी है, तो नीचे आ जाएगा 0.04 और इसकी पावर भी 1 होगी। मान लो मैं कहता आपको कि मुझे दे रखा है यहां पर 2 और यहां 3 दे रखा है, तो हम क्या करते बताओ, यहां पर हम 3 लगाते और इस पे क्या है कोफिशिएंट 2, तो यहां हम 2 लगाते, पर ऐसा दिया नहीं है। क्वेश्चन समझ पाए? तो इस प्रकार से आपका क्यूसी निकल गया। अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, तो क्यूसी की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आएगी, 2। तो आप बोलोगे यार मेरा जो ई सेल है वो मेरा आ जाएगा 1.10 माइनस 0.059 बाई 2 और लॉग 2 आ जाएगा यहाँ पर, लॉग 2। अब लॉग 2 की वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी, 0.3 होती है, उसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। वरना फिर आपको लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने का ट्रिक मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं, सर्च मार के देख लेना। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना। समझे मेरी बात? नहीं समझा? अरे कहां गया, ये रहा। तो दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। अब इसको रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लेक्चर 2 है ये क्रैश कोर्स में। अब ध्यान दो, एक टॉपिक है हमारे पास कि भाई साहब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने एक ट्रिक देखा था, ट्रिक लोन वाला, याद है आपको, लोन। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन को हम कैसे लिखा करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में उस बंदे को लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन वाले को, तो जिंक से जिंक +2 लिखा, बीच में आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना है, सॉल्ट ब्रिज, इसको हम सॉल्ट ब्रिज कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज, राइट हैंड साइड रिडक्शन, तो +2 से 0। तो ऐसे किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप रिप्रेजेंट करते हो, और रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक कभी कभी एग्जाम में आता भी है। तो फटाफट इसको 1 मिनट का टाइम लेके आप रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ध्यान दो, यहां पे लिखा हुआ है गिव्स फ्री एनर्जी। बेसिकली इसकी स्टडी हम करते क्यों है, क्योंकि यहां पर ना गिव्स फ्री एनर्जी, इसको डेल्टा जी होता है सिंबल, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसको हम पढ़ रहे हैं गिव्स एनर्जी, ठीक है, इसके लिए हम सिंबल का यूज कर रहे हैं डेल्टा जी। तो डेल्टा जी हम क्यों पढ़ते हैं समझो। डेल्टा जी हमें 3 बातों के बारे में बताता है। क्या? अगर 0 होगा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो हम बोलते हैं भाई स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल है,
स्पॉन्टेनियस है, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तो हम कहते हैं भाई नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप तो नहीं होगा, कह सकते हो नॉन नेचुरल। यानी डेल्टा जी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तीन बातों के बारे में बताता है कि नेचुरल है कि नहीं है, या नॉन नेचुरल है, या फिर इक्विलिब्रियम है। तो डेल्टा जी की वैल्यू से क्या पता लगेगा, पता लग गया हमें। अब डेल्टा जी निकाले कैसे, तो देखो डेल्टा जी निकालने के दो तरीके हैं। पहला है आपके पास स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए हम ऐसा ही लगाते, पढ़ा आप लोगों ने, ये स्टैंडर्ड के लिए लगाते ऊपर नॉट, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन ई एफ। अब तुम बोलोगे ये माइनस एन कहा, ये एन क्या है, एन बताऊंगा फिर जाओ। ई नॉट क्या है ये पता होना चाहिए, ई नॉट जो हमने पढ़ा था ई राइट माइनस, पढ़ा था ना ये पक्का, तो ई राइट माइनस ई ऑफ रिडक्शन माइनस ई ऑफ ऑक्सीडेशन होता है ई नॉट सेल्सियस वाले में। और स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी को डेल्टा जी नॉट हम कह रहे हैं, और यहां पर एफ होता है 96500 कूलम, एफ कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहानी क्या है, अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है तो आपको एन चाहिए, और एन साइज मैंने बता दिया होगा आपको, एन बता दिया उसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पीछे बताया होगा आपको मैंने नर्स इक्वेशन में। तो एन तो हमें पता ही है, ई नॉट पता है, एफ पता है, तो जब ये नॉट वाला इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड, एक वर्ड यूज करेंगे हम स्टैंडर्ड। अब इस वाले में हम नॉट यूज नहीं कर रहे, तो स्टैंडर्ड नहीं है, इसको सिर्फ गिव्स एनर्जी बोलना है। अब यहां पर फर्क क्या है, यहां पर एन तो रहेगा, ई तो रहेगा, एफ तो रहेगा, पर इस बार ई आपको ई सेल यूज करना है, यानी नर्स इक्वेशन वाला। तो जब स्टैंडर्ड की बात करें तो सिंपल वाले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ई नॉट सेल यूज होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात ना हो तो आपको नर्स इक्वेशन से सॉल्व करना है, नर्स इक्वेशन से। और डेल्टा जी सॉल्व करने के बाद अगर उसकी वैल्यू जीरो आए तो ये मतलब होगा, नेगेटिव आए तो ये मतलब होगा, और पॉजिटिव आए तो ये मतलब होगा। बहुत ही सिंपल है, इसे रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप पेपर देख के आते हो तो मन नहीं करता ट्यूशन आने का, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, मुझे पता है। कल किसी का पेपर है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चलो अब यहां बढ़ गए हम लोग, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब देखो अपने पास है इलेक्ट्रोलाइट्स, हमें ये सोचना है भाई इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। तो ये जो प्लस माइनस वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो जैसे Na प्लस Cl माइनस, NH4 प्लस OH माइनस, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। H प्लस Cl माइनस, CH3 CO माइनस H प्लस, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब बात करते हैं भाई टाइप्स। तो अपने पास टाइप्स की अगर बात करें तो दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दो टाइप्स के। पहला होता है भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग से कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो कंप्लीटली वीक, मतलब टूट जाए कंप्लीट। देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड से मत समझना कि भाई जो टूटे ना, एक्चुअली में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो पूरी तरह टूट जाए, उसका नाम रखा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है, अगर हम पानी में नमक को डालेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि कहेगा यार हमने 1 चम्मच डाला तो कहेगा चलो आधा चम्मच टूट जाते, आधा चम्मच वैसा ही रहता है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो नमक डालते ही पूरी तरह टूट जाएगा पानी के अंदर। लेकिन एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, ये पूरी तरह नहीं टूटता है। आप डालोगे उसको पानी के अंदर, वो पूरी तरह टूटेगा नहीं, समझे। तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एग्जांपल है ये एसिटिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, पता लग गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फटाफट रीड करो, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, डन। बेटा ये तो भी क्रैश कोर्स टाइप का है, तो फास्ट कर रहे हैं, इतना स्लो नहीं करवा रहे, ठीक है। हिमांशी जो भी नाम है आपका, ध्यान दीजिए। अब कहानी क्या है, देखो यहां पर एक टॉपिक होता है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब कंडक्टेंस से क्या मतलब है कि जैसा हम कहते हैं बेटा कि मान लो मैं कहूं कि भाई यहां पर पानी है और पानी में नमक है या कुछ भी है, तो आपको पता होगा कि ये चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट आता है, तो पता ही होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जब एक नमक वाले पानी में लोग वायर डालते हैं, वायर, तो करंट आता है। तो हमें ये सोचना है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, यानी कि जो Na प्लस Cl माइनस का ये सॉल्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा। कंडक्टेंस का मतलब होता है एक तरह से कि भाई कंडक्टेंस बताएगा आपको कितना करंट आ सकता है, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट तो आएगा, कुछ ना कुछ इसकी कंडक्टेंस तो आएगी। तो हमें कंडक्टेंस के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन कंडक्टेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक्स, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको बोलते हैं बेसिक्स। तो हम बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक्स। तो बेसिक्स में इन टॉपिक्स के बारे में आपको जानना है। क्या टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक मैं आपको बताऊं तो बेसिक्स में पहला आपको ये याद होना चाहिए, बचपन में जो आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस को लेके। रेजिस्टेंस होता है आपका रो एल बाई ए। अब एल का मतलब लेंथ होता है, ए का मतलब एरिया होता है, और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो ये देखो कंडक्टेंस पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ये आपको पता लग गया। अब बात करते हैं कि भाई ये कंडक्टेंस क्या होने वाला है। देखिए कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या है, देखो एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहता है कि भैया कितना करंट को रुकावट मिल रहा है, करंट को कितना रुकावट मिलेगा उसको बोलते हैं हम
रेजिस्टेंस, और कंडक्टेंस मतलब कितना रुकावट नहीं मिल रहा है उसका उल्टा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों आपस में क्या होंगे? उल्टा। कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट करना, रेजिस्टेंस मतलब रुकना, तो दोनों आपस में क्या होगा? उल्टा। तो कहा जाता है कि भैया देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा वही आपका कंडक्टेंस होगा। यानी कि अगर हम बोले तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में उल्टे होने वाले। रेजिस्टेंस रुकावट, कंडक्टेंस कंडक्ट करना। तो कंडक्टेंस को अगर हम जी बोलेंगे तो 1/r हमारा क्या होगा? समझ में आया? मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। ये बात आपको पता होना चाहिए। और वैसे ही जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ना रेजिस्टिविटी, रुकावट, रेजिस्टिविटी एक प्रकार से रुकावट है। तो जैसे रेजिस्टिविटी होता है वैसे हमारे पास कंडक्टिविटी भी होना चाहिए। जैसे देखो, रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी होता है तो कंडक्टिविटी भी होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे? उल्टा। तो इसलिए कहते हैं कि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी जो को हम कापा बोल रहे हैं, कप्पा, ठीक है ना, इस 1/ρ। यानी मैंने आपको क्या सिखाया? आपको ये सिखाया कि अगर हमारे पास R है रेजिस्टेंस तो इसको उल्टा कर देंगे तो G मतलब कंडक्टेंस। वैसे ही हमारे पास रो है रेजिस्टिविटी, इसका उल्टा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कंडक्टिविटी। ये भी रुकावट है, कंडक्टेंस, ये भी रुकावट है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। अब कहानी क्या है? कहानी समझना मेरी बात को। यहां देखो नीचे, अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब जी, अभी आपने जी पढ़ा, और कंडक्टिविटी मतलब आपने कापा पढ़ा। इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? नहीं समझे मेरी बात? रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस जी और कंडक्टिविटी कापा, इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? तो इसके लिए हमने पता क्या दिमाग लगाया? इसके लिए हमने ये दिमाग लगाया, समझो, हमने ना ऐसा मान लिया कि ये एक बर्तन है, उस बर्तन में यहाँ पे स्ट्रिप्स लगे हुए हैं ऐसी। क्यों लगे? ताकि हम यहां से वायर लगा सके। क्या लगा सके? वायर। तो इनके बीच में डिस्टेंस है L, और जो एरिया है ये A है। कितना एरिया? A। मेरी बात समझे? तो हमने बोला यार ये फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A। फिर हमने कहा इसको उल्टा करो, तो ये हो जाएगा 1/r 1/ρ A/L, जो L/A क्या बन जाएगा? A/L। फिर हमने कहा यार 1/r तो देखा देखा लग रहा है, तो हमने कहा वो तो G होता है। फिर हमने कहा 1/ρ, ये भी देखा देखा लग रहा है, तो हमने कहा क्या होता है? कापा। फिर ये क्या हो गया? A/L। तो हम लोगों ने क्या बोला? देखो रिलेशन आ तो गया, रिलेशन आ गया। G होता है कंडक्टेंस, K होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में एक रिश्ता आ गया, रिश्ता। लेकिन हमने एक और चीज फिक्स कर लिया, हमने कहा फैक्ट्री में अगर कोई ऐसा बर्तन बन जाएगा, इसका ये बर्तन एक सेल बन गया हमारा एक प्रकार से, फैक्ट्री में एक बार ये बर्तन बन गया तो इसका लेंथ थोड़ी चेंज होगा, इसका एरिया भी चेंज नहीं होगा। तो लेंथ अपॉन एरिया को हमने सेल कांस्टेंट नाम दिया और रख दिया हमने इसका नाम G स्टार। तो हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, फिर L को इधर ले गए, A नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K हो गया आपका कंडक्टिविटी, G मतलब G, और L/A का सिंबल क्या बताओ? G स्टार। तो K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, जहां पर G का मतलब है कंडक्टेंस और G स्टार का मतलब है L/A। इस प्रकार से हमने क्या जाना? रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। एक सेल कांस्टेंट भी है ये, सेल कांस्टेंट, ठीक है? तो इसको आप एक बार रीड करो, फिर इस टॉपिक को हम फटाफट आगे बढ़ाएंगे और इसको खत्म करेंगे। अब ध्यान दो प्लीज, लिखा हुआ है कंडक्टिविटी। क्या लिखा है बताओ? कंडक्टिविटी यानी कापा, जो कि क्या निकला है बताओ? G इंटू में G स्टार, जो कि बेसिकली है G/A, है ना? अब कह रहा भाई कंडक्टिविटी क्या होता है, फील कराओ। तो देखो मैं कहता हूं, मान लो हमारा जो बर्तन है वो एक क्यूब है मान लीजिए, और इस क्यूब की लेंथ विड्थ हाइट सब 1 है। मतलब ऐसा मान लो कि मैं कहता हूं इसका लेंथ भी 1 है और एरिया भी 1 है। क्यूब नहीं, वो बर्तन मान लो, यही वो बर्तन है, समझे मेरी बात को? जिस बर्तन में हम भरेंगे नमक वाला पानी को, तो उसका लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है। अब दोस्त मुझे बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम भी कितना हो गया? 1। तो इस समय जब हम कापा का फॉर्मूला लगाएंगे तो G इंटू G स्टार लिखेंगे। सही बात है भाई। तो कापा का फॉर्मूला जब हम लिखने जा रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें नहीं देखने को मिल रहा है कि ये G है, G स्टार होता है L/A, लेंथ भी 1 है, एरिया भी क्या है? 1। ये तो खत्म हो गया। तो क्या निकल के आया कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर होगा अगर जहां आप पढ़ाई कर रहे हो उसका वॉल्यूम कितना हो बताओ? 1। तो जब वॉल्यूम 1 हो
तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होते हैं? बराबर। तो कहा जा रहा है कि कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ही कंडक्टेंस है ऑफ 1 यूनिट क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन 1 यूनिट क्यूब हो, 1 यूनिट क्यूब का क्या मतलब है? वॉल्यूम किसमें होता है बताओ? 1 यूनिट क्यूब, चाहे 1 मीटर क्यूब ले लो एग्जांपल के तौर पे, समझे? तो अगर किसी की वॉल्यूम 1 होगी तो कंडक्टिविटी ही कंडक्टेंस के बराबर होगा। क्या बात समझे? अच्छा, फिर आगे बोलता है, अच्छा अब ये बताओ अगर हम डाइल्यूशन कर देंगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर डाइल्यूशन से क्या मतलब है आपका? डाइल्यूशन का मतलब है पानी डालना। क्या डालना? पानी। तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, समझ जाओगे। मैं कहता हूं कि मान लो किसी से बड़े से बर्तन में नमक का वो रखा हुआ है, NaCl नमक। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें एक छोटे से वॉल्यूम में देखना होता है जिसका वॉल्यूम कितना होगा? 1। इस वॉल्यूम में मान लेते हैं कि Na के एक पार्टिकल है, Cl का एक पार्टिकल, ठीक है? क्योंकि हमें पूरे में थोड़ी देखना है, हमें क्या देखना होता है? 1 यूनिट क्यूब में। तो ये हमारा 1 यूनिट क्यूब है। अब क्या हुआ? हमने डाइल्यूशन डाला। डाइल्यूशन मतलब पानी डालना। जब हम पानी डालेंगे तो पता क्या होगा? पानी डालने से ये जो Na है यहां से बह के बाहर चला जाएगा। तो बताओ क्या होगा? अब यहां पर Na नहीं है, अब सिर्फ Cl माइनस है। तो क्या यहां पर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे? हाँ जी। पानी डालने से एक छोटी सी जगह में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, और अगर छोटी सी जगह में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो आपका कंडक्टिविटी घटेगा। क्या कहने का होता है? देखो लिखा है ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। वो छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस नहीं बचेंगे, वो बह जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस नहीं बचेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है पानी डालने से। अब हमारा टॉपिक होता है मोलर कंडक्टिविटी। इस टॉपिक को समझते देखिए, अभी आपने जो समझा उसका नाम दिया था आपने कंडक्टिविटी, आपने नाम दिया था कंडक्टिविटी। तो आपने कहा भैया ये है कंडक्टिविटी। अब इसको ना मोलैरिटी से डिवाइड कर दो। कंडक्टिविटी कैसे डिवाइड कर दो? मोलैरिटी से। तो ये जाएगा लैम्डा m। इसका नाम पता क्या पड़ जाएगा फिर? मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलरिटी इज मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ रही बात? अब इसकी यूनिट, आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपके मेहनत के लिए। होमवर्क दे रहा हूं, जी की यूनिट निकालना, कंडक्टेंस की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट निकालना, और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकालना। लैम्डा एम होता है, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम बोलते हैं। इसकी भी आपको यूनिट निकालनी है घर पर। और एनसीईआरटी में इनके जितने भी यूनिट है, साइमन वाले, मोह वाले, वो प्लीज यूनिट याद कर लेना, एग्जाम में काम आता है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, अगर हम मोलैरिटी को खोल दे, मोलैरिटी पता है किसी को क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहां आ जाएगा। अरे मोल्स बाई वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी पर यूनिट मोलैरिटी, कितना कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। अब सिंबल आपको पता लग गया। अगर हम खोल देंगे तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? K बाई मोल्स इनटू में वॉल्यूम। अब कहानी ये है कि यहां पर डाइल्यूशन करने से क्या होगा? देखिए, डाइल्यूशन करने का मतलब होता है पानी डालना। अब लॉजिकली सोचो, अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? अगर दोस्तों यहां पानी डालेंगे तो क्या होगा? देखो, जब आप पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो समझना, पानी डालने से अभी मैंने पीछे क्या पढ़ा? पानी डालने से K घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। अब ये मोलर कंडक्टिविटी कह रहा है कि भैया मेरा K तो घट गया पानी डालने से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। अब किसकी बात माने? अब उसकी बात माननी पड़ेगी जो ज्यादा है अमाउंट में। तो देखिए, मैं कहता हूं आपका K घटता है 4 से, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है 80 से। तो कौन जीतेगा बताओ? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर जीत जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका मोलर कंडक्टिविटी का जगह बढ़ जाएगा। तो लिखा है K बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है ओवरऑल। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या जाती है? ऑलवेज इंक्रीज। तो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगा आपका। हाँ, कंडक्टिविटी घटेगा पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा वॉल्यूम की वजह से। तो इसको आप रीड कर लो, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे, फटाफट मजा आ जाएगा। मोहित सागर मोस्ट वेलकम बेटा। चलो ध्यान दो सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट टॉपिक का ध्यान दो प्लीज। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक ये है वेरिएशन विद डाइल्यूशन। कह रहा है पानी करने से क्या, पानी डालने से क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा पानी डालने से एक चीज तो होता है, पानी डालने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। सुना आप लोगों ने? कापा जो डिक्रीज होती है, पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। वॉल्यूम पता है ना?
अच्छा, अब वेरिएशन बदलाव सीखने से पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। एक वर्ड होता है कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। देखिए डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना, समझना, पानी डालना। तो आप बताओ, ऑटोमेटिक बताओ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? पानी निकालना। तो इसमें कंसंट्रेशन का मतलब होता है पानी ना होना, पानी बहुत कम, पानी कम, पानी कम। जब पानी बहुत कम हो तो कंसंट्रेशन, पानी डाल रहे हो तो डाइल्यूशन। तो समझो, ये बात को रखना अपने दिल में और दिमाग में। अब हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, ऊपर वाले टॉपिक का अगला वर्जन कह रहा है वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। और इसका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। लैम्डा एम तो हमेशा ही बढ़ता है ना भैया, लैम्डा एम तो हमेशा बढ़ता है। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से लैम्डा एम बढ़ता है, पानी डालने से। लेकिन बढ़ने का तरीका भी अलग है। देखिए बढ़ने का तरीका क्या है? अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, लाइक हमने नमक लिया, NaCl लिया, KCl लिया, तो उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है बढ़ रहा है। देखो कब? जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। पीछे आने का मतलब है डाइल्यूशन का बढ़ना, और डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब पानी डालना, पानी डालना। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं तो पानी डाल रहे हैं, और जब पानी, अब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा बताओ? डिक्रीज। दोनों आपस में उल्टे होते हैं। हम इस तरफ पानी डाल रहे हैं, डाल रहे, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब यही है। बस सब कुछ छोड़ो, कंसंट्रेशन मत पढ़ो, आप डाइल्यूशन पढ़ो। पीछे आने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ना, कंसंट्रेशन का घटना। तो जैसे जैसे हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, आप देखेंगे इस ग्राफ में पीछे की तरफ ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, लैम्डा एम बढ़ रहा है। पर स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा ग्राफ आ रहा है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक मतलब हमने आपको बताया था CH3COH, ये E का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। अगर दोस्तों आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे आपका मोलर कंडक्टिविटी झटके से बढ़ता है, झटके से, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पे झटके से ऐसे बढ़ता है, झटके से। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? वाई एनोमलस बिहेवियर, विचित्र बिहेवियर क्यों है भैया? भैया बताओ ये विचित्र बिहेवियर क्या? वाई एनोमलस बिहेवियर, इतना विचित्र बिहेवियर क्यों है? आलिया नींद आ रही है? क्या बात है। मैं कोई ऐसे गीत गाऊं ना ना ना, अगर तुम लोरी सुना सर, लोरी सुना तो बढ़िया नींद आ जाए। है वाई एनोमलस बिहेवियर, ये जो विचित्र बिहेवियर है क्यों? एनोमलस का मतलब होता है विचित्र। इतना विचित्र बिहेवियर क्यों भाई साहब? वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना झटके से क्यों बढ़ रहा है? इसमें तो आप ऐसे दिखा रहे हो, चलो भाई बढ़ गया बढ़ गया, तो वही हमें समझना, उसके पीछे रीजन समझो। रीजन ये है कि ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं कहता हूं कि मान लो नमक के हमने नमक डाला हमने, और यहां पर 10 पार्टिकल्स है, तो सारे टूट गए, 10 के 10 टूट गए। तो जो भी करंट है वो 10 आयन की वजह से है, मान लो 10 आयन, 10 पार्टिकल्स की वजह से, 10 पार्टिकल्स की वजह से है। समझे? 10, अगर समझे मेरी बात को, अभी रफ एग्जांपल ले रहा हूं। हमने मान लो उसमें डाले होंगे हमने डाल दिया कुछ भी, NaCl डाला, उसके 10 पार्टिकल है, 10 पूरी तरह टूट गए हैं बढ़िया से, 10 पार्टिकल्स टूट गए हैं, उनके आयंस की वजह से पूरा करंट है इसके अंदर। ठीक है, हमने पानी डाला, क्या डाला? पानी। तो थोड़ा सा इनके आयंस का फ्लो बढ़ गया पानी डालने से, और फ्लो बढ़ने से थोड़ा बहुत इनका बढ़ गया, तो बढ़ गया। पानी डालने से यही तो हुआ होगा कि वो दौड़ भाग कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत इनका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का फोर्स घट जाता है ना, पानी डालने से फोर्स घट जाता है। यहां पर क्या हो रहा है? तो वीक वाले क्या है कि अगर आपके बर्तन के अंदर आपने 10 डाले हैं, क्या डाले? 10, तो जो करंट है वो 2 की वजह से ही होगा, क्योंकि वीक वाले पूरी तरह नहीं टूटते। तो करंट किसकी वजह से होता है? 2 की वजह से। 8 तो टूटे ही नहीं थे, तो जो करंट था वो 2 की वजह से था। लेकिन जैसे हमने पानी डालना स्टार्ट किया, पानी का बौछार डाला, अब नए नंबर ऑफ आयंस बनेंगे। पानी डालते ही जो 8 नहीं टूटे थे वो 8 भी टूट जाएंगे झटके से, जिससे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएगा तुरंत, नए न्यू नंबर ऑफ आयंस। और जैसे ही लगेगा नए नंबर ऑफ आयंस आए, करंट एकदम झटके से बढ़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? अब लॉजिकली बात करो, यहां पर सारा का सारा करंट सबकी वजह से था, तो अब क्या ही बढ़े। लेकिन इसमें क्या है, 8 लोग और नए आ गए तो झटके से बढ़ेगा। अगर मैं लिखित में दिखाऊं तो आपको ज्यादा फील कर पाओगे। रीजन पढ़ो, लिखा है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब टूटना, डिग्री मतलब हद, हद ऑफ टूटना, डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। हेंस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नए नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, विच लीड्स टू इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी, जिस वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है मोर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में ज्यादा। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है ऑन डाइल्यूशन देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस,
यहां पर नंबर फाइंस नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग याद है कोई स्ट्रॉन्ग, पहला वाला, इसका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट, हल्का सा बढ़ता हुआ, उसमें कुछ नए नंबर्स नहीं आएंगे। हाँ जरूर है कि पॉइंट डालने से फोर्स घटा होगा और मूवमेंट बढ़ गया होगा। तो लिखा है नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस बट ड्यू टू डाइल्यूशन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीज, इंक्रीज इन मूवमेंट, जिसकी वजह से मूवमेंट बढ़ जाता है और मोलर कंडक्टिविटी उसका भी बढ़ता तो है। तो इसका भी बढ़ता है, इसका भी बढ़ता है, इसका कम बढ़ता है, इसका बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी चक्कर में जब हम यहां पहुंच जाएंगे, देखो इस पॉइंट को बोलते हैं हम जीरो कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन, सोचो आप लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन दोनों अपोजिट होता है। अगर कंसंट्रेशन जीरो हो गया तो डाइल्यूशन पता है क्या हो जाएगा, बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, यहां जो वैल्यू निकल के आएगी, समझे। तो इस पॉइंट को समझना ध्यान से। ये जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया मैं जीरो कंसंट्रेशन हूं पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हूं, और यहां की वैल्यू होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब कहानी को समझना, जब हम यहां पर आए और हमने कहा भैया ग्राफ को पीछे करेंगे, एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी जीरो कंसंट्रेशन पर स्ट्रॉन्ग के लिए इतनी वैल्यू होगी। ये जो लाइन है, अब ये 10 हो, 20 हो, 50 हो, तो देखना पड़ेगा कि लाइन पर क्या है। मान लो ये जीरो है, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे जीरो कंसंट्रेशन पे, जब जीरो कंसंट्रेशन है तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम की वैल्यू 5 है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप जीरो पर पहुंचते हो, खड़े होकर देखते हो, तो ऊपर आपका ग्राफ मिलता ही नहीं है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कभी भी जीरो कंसंट्रेशन पर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते ग्राफ की हेल्प से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट बोल देता हूं मैं मजाक में, ये दिखाता हूं उनके बारे में, टोहरलॉस साहब। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोहरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। टोहरलॉस लॉ कहते हैं भैया टेंशन मत लो, तुम नहीं कर पा रहे, तुम ग्राफ से काम नहीं कर पा रहे। क्या कह रहा है टोहरलॉस, तुम ग्राफ से काम नहीं कर पा रहे भैया, तुम ग्राफ से काम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। अगर तुम ग्राफ से काम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। तो कहते हैं देखो एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट कंसंट्रेशन डाइल्यूशन, भूल गए, ये सही करना है। कह रहे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, सीख लो। वो कहते हैं कि मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि आपको निकालना है लैम्डा एम। अब इन लोगों ने क्या किया, एक यहां पर सिंबल यूज करने लग गए लोग, जीरो जैसा जीरो, कि अभी हम मोलर कंडक्टिविटी की बात तो कर रहे हैं लेकिन जीरो कंसंट्रेशन पे, तो लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन, या फिर उसका उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर, मोलरिटी नहीं, क्या नाम है इसका बताओ, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सिंबल बनाया। मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मुझे इसके लिए चाहिए, CH3COH के लिए चाहिए, पर ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, याद है आप लोगों को, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे अभी ग्राफ में दिखाऊं मैं आपको, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इसकी वैल्यू आप ग्राफ से नहीं निकाल सकते। तो कोहरलॉस लॉ कहते हैं टेंशन मत लो भैया, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम देखो पहले आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए CH3CO। तो आप वो कहते हैं कि भैया एक काम करो, ये रहा, एक काम करो यहां से CH3CO माइनस मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने 40 को उठा लिया, 40 इसकी वैल्यू है। फिर कहते तुम्हें H चाहिए, H यहां से ले लो, हमने कहा ठीक है, प्लस का 30 हो गया, तो 40 यहां से, 30 यहां से। लेकिन जब इन दोनों को हमने उठाया तो एक Na और एक Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो उन्होंने कहा एक काम करो NaCl को माइनस कर देना। तो हमने कहा ठीक है साहब, तो हमने 15 को माइनस कर दिया। तो यहां से हमें जो आंसर मिलेगा किसका मिलेगा बताओ, लैम्डा एम नॉट जीरो कंसंट्रेशन किसके लिए मिलेगा, CH3COH के लिए। क्योंकि आपने देखो इसको ऐड किया तो NaCl एक्स्ट्रा आ गया था, तो उसमें से आपने NaCl को माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसका आंसर कितना आ गया, 40 से 70 पर 55। तो देखो यानी वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर आपको वैल्यूज तो आप निकाल नहीं सकते, वैल्यूज कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम फॉर वीक इलेक्ट्रॉन लाइन इलेक्ट्रोलाइट बाय ग्राफ से आप निकाल तो सकते नहीं है। तो आप क्या करोगे, सो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ आयंस, हम आयंस की हेल्प से फाइंड करेंगे कि CH3O माइनस को अलग ले लेंगे, H प्लस को कहीं और से ले लेंगे और NaCl को माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ। तो इनकी स्टेटमेंट क्या निकली, इनकी स्टेटमेंट ये निकली, समझना, ये मत पढ़ना, ग्राफ को मत देखो, तो बता दिया मैंने ग्राफ कि ये स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग के लिए तो आप निकाल सकते हो, कैसे देखो, ये रहा, जैसे मैंने दिखाया है कि ये जीरो पर आओगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। ये स्ट्रॉन्ग के लिए कर सकते हैं, वीक के लिए नहीं। तो वीक के लिए अपनी डेफिनेशन क्या देते हैं, देखो वीक के लिए डेफिनेशन देते हैं
कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहते हैं इट स्टेट्स दैट एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द कटाइन एंड अनाइन। आपको कटाइन एंड अनाइन को जोड़ देना है, बस बात खत्म। जोड़ दो घटा दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आया? तो ये हमारे कोरलॉस लॉ थे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम करते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम में आता है, इसे रीड कर लो फिर हम आगे नहीं हो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कभी कभी रीड स्टार्ट करना था ना, रीड क्यों करना है? देखो ध्यान से, लिखा है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किस हद तक कोई चीज टूटी है। मुझे लगा मेरी डायरी पढ़ रहा है, मैंने बहुत कुछ लिखा है भाई, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब किस हद तक कोई चीज टूटी है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कितना टूटा है, कैसे पता लगेगा? तो बोला गया जो नॉर्मल वाला आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी बाई मोलरिटी, उसको डिवाइड कर दो इनफाइनाइट वाले से। ये किस फॉर्मूले से निकलेगा याद है? कंडक्टिविटी बाई मोलरिटी से। और ये किससे निकलेगा? कोरलॉस लॉ, कोरलॉस लॉ से, चार्जेस से, Na प्लस Cl माइनस को, या चीज समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उससे हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलता है। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम पढ़ेंगे, इसे रीड कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब आप सोचेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, सोचिए, बड़ा सिंपल है, बचपन में आपने किया है। कुछ नहीं करते, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर मैंने Na और Cl डाल दिया मोल्टन स्टिक पे मिला के, और मैंने क्या किया, यहां पर एक रॉड लगाया, यहां एक रॉड लगाया जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और बैटरी लगा दी अपने, बैटरी प्लस माइनस। तो सोचो क्या होगा, Na में एक प्लस है और Cl में क्या एक, तो प्लस वाला जाएगा बैटरी के माइनस के पास और माइनस जाएगा बैटरी के प्लस के पास। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जिस चीज में हम करते हैं ना, जिस डिवाइस में हम करते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। और पहले वाला तरीका मत लगाना, पहले आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। यहां लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, एनोड तो है पर ये पॉजिटिव नहीं है, ओ सॉरी नेगेटिव नहीं है, क्या है? पॉजिटिव। तो वो उल्टा होता है ना इसका। पहले क्या था, पहले था कि हम केमिकल डालते थे और इलेक्ट्रिसिटी मिलता था। यहां क्या हो रहा है, आप उल्टा कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो, तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पहले नेगेटिव था प्लस हो जाएगा, समझ में? तो अब कहानी ये है कि अच्छा समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस इसको कहते हैं। अब ये समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। होता यह है कि मान लो मैं आपसे कहूं एक चुटकी नमक है आपके हाथ में, और बेटा बात मत करो मोनिका, कोई बात नहीं, एक दिन पार्टी करेंगे, कोई बात नहीं। क्या खाना आपको? बुर्गर, क्या होता है वो? बुर्गीर। क्या बात है यार, मोनिका बढ़िया यार, मोनिका ध्यान दो। अच्छा सॉरी। तो अपने पास एक चुटकी नमक है, मैंने कहा नमक भाई क्लोरीन गैस निकाल दो अपने अंदर से। वो कह रहा मैं तेरे बाप का, नहीं वैसे नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं दूंगा नहीं। मैंने कहा नमक भाई Na अलग कर दो, सोडियम अलग कर दो। होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा पता आपको? क्योंकि वो अपने आप नहीं हो सकता, नेचुरल नहीं है कि NaCl से अपने आप सोडियम निकल जाए, अपने आप क्लोरीन गैस निकल जाए, असंभव बातें। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बेटा तू नहीं मानेगा। जब हमसे कोई कहता है, जैसे हम किसी से प्यार से कहते हैं भैया थोड़ा साइड हो जाओ, तो कहता है तेरे बाप की जगह है, तो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर हम अपनी को दिखाते हैं ना कि हाँ चल रुक जा। वही वाली बात है, जब हमने नमक को कहा, अगर वो हमसे कमजोर हो तो हम दिखाते हैं। तो हमने कहा भैया थोड़ा साइड हो जाओ, वो कह रहा क्या कह रहे हो, हम साइड होके चले जाते। अपने से थोड़ा अगर छोटा सा, मान लो ये है मेरे सामने और ये इसको तो मैं उछाल दूंगा, तो मजाक कर रहा। तो वही वाली बात है, हमने कहा नमक भाई Na अलग हो जाए, Cl अलग हो जाए, कह रहा नहीं। फिर हमने कहा रुक जा बेटा, फिर हमने उसके अंदर बिजली डाली, क्या डाली? बिजली। तो जो काम अपने आप नहीं हो रहा था उसको हम करवा रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने आप नहीं हो सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको हम करवा रहे हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं ताकि केमिकल चेंजेस ला सके, केमिकल एनर्जी वाली बातें कर सके, तो उसको उस सेल का नाम रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहां पर जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो हो क्या रहा है कि Na और Cl को मुझे अलग करना है, तो एक प्लस और एक माइनस लगा दिया मैंने। माइनस प्लस को खींच लेगा, प्लस माइनस को खींच लेगा, तो जो NaCl अपने आप नहीं अलग हो रहे थे अब अलग हो गए। तो ये बड़ा सिंपल सा कहानी है जिसको आप समझ सकते हैं। एक सेकेंड, ये कैमरा ऑफ हो जाएगा, चार्ज खत्म हो गया इसका। तो अब देखो हमने क्या किया, फिर इसकी डेफिनेशन को हमने समझा, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन को। लिखा है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड
टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जो अपने आप नहीं हो सकता। फिर हमने कहा दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो सेल में करते हैं प्रोसेस का नाम क्या बताओ? दिस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। अब कहानी क्या है, आप ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए समझिएगा, आप ये जानते हैं दोस्तों कि अगर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसके पास एक तो एनोड होगा और एक होगा कैथोड, एक होगा प्लस एक होगा माइनस। और आप जो भी डालो यहां, मान लो मैं डालता हूं यहां पर NaCl मोल्टन, जो मर्जी डाल सकते हैं, तो आपको पता है कि एक जगह पर तो सोडियम, एक जगह पर क्या होगा? क्लोरीन गैस, ये तो होना ही है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, इलेक्ट्रिसिटी देने पर यहां पर क्या मिला आपको? क्लोरीन गैस। क्या मिला? तो जो क्लोरीन गैस मिला, निकलता हुआ दिखाई दिया, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसे ही आप हजारों लाखों केमिकल ले सकते हो। हमने यहां पर कुछ ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में कभी कभी आते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से याद करने हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपकी मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि रिएक्शन होता है। अब मैं क्या जादू करूं? ऐसा तो नहीं कुछ उछल उछल के 4 बार, या भोजपुरी गाना बनाऊं मैं इसका पूरा एक भोजपुरी गाना बनाऊं, कैथोड पे एनोड से, कोई भी गाना बना दूंगा? नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा, वो भी एनसीईआरटी वाले। ये तो मैंने ऐसे लिखा आपको समझाने के लिए। आपको एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन कर लेना है, और एनसीईआरटी का वो भी देख लेना कि एक्सर जो पढ़ाते हैं, जब जो एनसीईआरटी वाले पढ़ा रहे हैं, वहां पर किन किन केमिकल्स का यूज किया है, क्योंकि दे तो कुछ भी देंगे वो। क्या बोला मैंने? दे तो कुछ भी देंगे, तो तुम क्या करोगे? तो मिनिमम हम वो कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में है, अब बाकी किस्मत के भरोसे। नहीं समझे बात? तो एनसीईआरटी से ही आता है, तो ध्यान रखना कि एनसीईआरटी से इसका देख लेना, मतलब इस टॉपिक को एनसीईआरटी में देखना। मैंने कुछ एग्जांपल लिए जो फेमस है, जैसे एक्वस NaCl बड़ा फेमस है, मोल्टन NaCl बड़ा फेमस है, ठीक है ना, H2SO4 वाले बड़ा फेमस है, तो इन्हीं का मैंने एग्जांपल लिया है। अब कहानी क्या देखो, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट कैथोड पे क्या निकलेगा, एनोड पे क्या निकलेगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो ये आपको याद करना है। लेकिन देखो, जैसे मोल्टन NaCl लेंगे तो हमें कैथोड पे सोडियम मेटल मिलेगा, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगा। सही है क्या बात? गलत हो गया ना शायद? देखो मैं, कैथोड पे सोडियम, सही है, एनोड पे क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ध्यान रखना, लिखा सही है। तो इसी प्रकार से आपको याद करना है कि एक्वस NaCl लेंगे तो क्या होगा, ये लेंगे तो क्या होगा। हाँ, एक्वस NaCl वाला थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचो, एक्वस का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्वस का मतलब है कि भैया यहाँ पर ना आपका पानी भी बैठा हुआ है, पानी H2O। अब पानी है, सोडियम है, क्लोरीन है, तो ये कहता है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस मिला, पानी की वजह से मिला होगा, क्लोरीन गैस मिला, अच्छा सोडियम इसकी वजह से मिला होगा, NaCl की वजह से। तो भाई पानी से तो ऑक्सीजन गैस भी निकल सकता है ना, तो ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं मिला? क्वेश्चन आ सकता है कि तुमने कहा भैया हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं मिल रहा? बताओ भाई, क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं मिल रहा है? पानी है तो भैया हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी तो है। तो रीजन क्या होता है इसके पीछे? कभी पूछ ले कोई, तो रीजन होता है ओवर पोटेंशियल। क्या रीजन होता है? ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड इस काम के लिए जो मैं काम आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओवर वोल्टेज रिक्वायर। अगर हम चाहते हैं कि हमें कौन सा गैस मिले, बताओ कौन सा गैस मिले? O2 गैस, तो ओवर वोल्टेज चाहिए होगा, जो हम चाहते नहीं है। हमने क्यों ओवर वोल्टेज ये सब का कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, छोड़ो, बस समझ में आता है। छोटा सा स्पेशल होता है, याद रखना। आपसे कहेंगे भैया पानी है तो हाइड्रोजन गैस है, क्यों ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं है? या यहाँ पे Cl2 गैस है तो ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं है? ऐसा कुछ पूछ ले कभी तो आप बता सकते हैं। Cl2 के लिए पूछेंगे, वैसे किसके लिए पूछेंगे कि Cl2 गैस की जगह पर O2 गैस क्यों नहीं है? क्या बोलेंगे बोलो? Cl2 गैस की जगह पर O2 गैस क्यों नहीं? तो आप बोलेगा भैया बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड, वहां पर ओवर वोल्टेज लगेगी। तो छोटी सी बात है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडेज के कुछ लॉज आए, 2 लॉज हमें पढ़ने फैराडेज के। फैराडे साहब ने कहा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के वो कहते हैं भैया देखो तुम सही कह रहे हो। क्या सही कह रहे हो? कि एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। कैथोड पे कोई चीज जाएगी, कोई चीज एनोड पे जाएगी, पर कितना मास इकट्ठा होगा, कितना वेट इकट्ठा होगा, कितना क्लोरीन गैस है या कितना सोडियम गैस है या कितना जिंक मेटल है या कितना सिल्वर मेटल है, कितनी सारी चीज, क्या कितना अमाउंट, क्या है अमाउंट, वो मैं बताऊंगा। वो कहते हैं कितना वेट इकट्ठा होगा, W फॉर वेट, कितना वजन इसका होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना करंट कितने टाइम तक दिया, I फॉर करंट। और अगर हम इकट्ठा बोले तो करंट टू टाइम पता क्या बन जाएगा, बताओ? चार्ज। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फिर बोला यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा? जिस कांस्टेंट का नाम क्या होगा? जेड, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ये देखो, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फिर एक कांस्टेंट आएगा जेड, और चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम को ही चार्ज कहते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। इस जेड का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जेड का फॉर्मूला होता है, अगर जेड नाम की चीज आपको निकालनी है तो आपको एटॉमिक वेट लेना है
उसको डिवाइड करना है 96500 इंटू में n। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, अरे यार इट विल टेक टाइम, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं सहनाइयां सी राहों में। हुआ नहीं हुआ? कभी कभी पुराने गाने मुझे अच्छे लगते थे बचपन में। एक वो था बहुत बढ़िया गजल, गजल कहते हैं शायद इसको, पता नहीं। जग ने छीना मुझसे, सुना है? मुझे जो भी लगा प्यारा। कृष्णा ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया यार। तो पता है अब चैप्टर खत्म होने वाला है, एक लॉ रह गया हमारा, क्योंकि वो सब नहीं पढ़ाऊंगा ना, बैटरीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्या बात, स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा भैया सोडियम नाम का मेटल है, इस पे +1 चार्ज है, इसका जेड निकालो। हमने कहा भैया सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? आपको पता 23 होता है, 23.5 एग्जाम में दिया होगा। फिर नीचे 96500 और मुझे पता है Na+ है, तो चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन तो 1 की बात चल रही है। खत्म, आ गया आपका जेड। तो जेड निकालना भी बच्चों का खेल है, ठीक है ना, पर आप बड़े हो गए हो तो आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट बाय 96500 इंटू में n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट वेट ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड। कितना चार्ज आपने दिया, चार्ज मतलब कितना करंट कितने टाइम के लिए दिया। दैट इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ में करके दिखाता हूं, पहले आप इसको रीड कर लो। आलोक भाई क्या क्या है ये तो बताओ, मैं उसको चेक करवा के करेक्ट करवाता हूँ, ठीक है आलोक? बैटरीज में रिएक्शन है वो याद करवाने पड़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा। वो मैंने वाईटी पे डाल रखा है उसकी ट्रिक, रिएक्शन याद करने की, वो देख लेना। फालतू में दोबारा मेहनत फायदा नहीं। मेरा क्या, मैं तो एनसीईआरटी खोल के बोलूंगा लो कर लेना, कर लेना। फिर ये समझे मेरी बात, रिएक्शन दिखा दूंगा, याद कर लेना। तो आई डोंट लाइक टू वेस्ट टाइम, है ना, एग्जाम टाइम पे कराऊंगा बढ़िया से। क्या बात कर रहे थे हम अभी? सेकंड लॉ, cells are connected in series, then weight of जग ने छीना मुझसे। देखिए अभी दोस्तों, ये फैराडे साहब का सेकंड लॉ है, जिसमें फैराडे साहब कहते हैं व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज देन वेट। समझा रहा हूं, देखिए मान लीजिए हमने एक सेल ये लिया, दूसरा सेल ये लिया, तीसरा सेल ये रहा, हमने तीनों को सीरीज में लगा दिया। सीरीज में लगाने का मतलब पता क्या होता है कि करंट सेम होगा, करंट सेम लिख देना बगल में कि करंट सेम हो। देन वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो वेट होगा, वेट जो इलेक्ट्रोड से उन पर जो वेट होगा, वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे जो वेट होगा, यानी कितना वेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल इक्विवेलेंट के। केमिकल इक्विवेलेंट किसकी बात कर रहे हैं हम? केमिकल इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं मैं, केमिकल इक्विवेलेंट मास की बात कर रहा हूं। क्या मतलब इसका बता रहा हूं, देखो। और वेट भी नहीं बोलना चाहिए, चलो वेट बोल सकते हैं रफली, पर इसको जनरली मास लिखा जाता है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कितना यहां मास है या वेट है, धरती पर तो वेट ही बोलते हैं। तो जो भी वेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा केमिकल इक्विवेलेंट के। केमिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब बता रहा हूं, देखो मान लो ये पहला वाला हमारा सेल है, तो यहां कुछ ना कुछ बना होगा, तो W1 को बोल देंगे हम E1 के प्रोपोर्शनल, यहां होगा कुछ W2, W2 को बोल देंगे हम E2 के प्रोपोर्शनल, और यहां जो W3 होगा वो होगा E3 के प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है इसका समझा रहा हूं, देखिए यहां पर E का मतलब होता है केमिकल इक्विवेलेंट मास, जिसका मतलब ये होता है, E का मतलब होता है आपको एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है N। N क्या है आपको पता है,
मैं आपको समझाता हूं बढ़िया से, देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैं कहता हूं मान लो यहां पर कॉपर की बात चल रही है, और यहां पर जिंक की बात चल रही है, और यहां पर बात चल रही है मान लो सिल्वर की, और तीनों को कनेक्ट कर दिया गया सीरीज के अंदर, सेम करंट है तीनों में। तो कह रहा है कि कितना कॉपर इकट्ठा होगा, वेट ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। अब ई क्या होता है, तो ई होता है क्या होता है, ई होता है एटॉमिक वेट बाई एन। कितना एटॉमिक वेट हो, कितना एन है, एन का मतलब होता है इसके ऊपर का जो चार्ज होगा, कॉपर प्लस 2 में एन कितना होगा बताओ, 2। मतलब उस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया। वैसे मैं कहता हूं वेट ऑफ जिंक कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट बाई एन। कितना इसका एन है, समझे, तो वही लिखा हुआ है कि वेट डिपेंड करता है केमिकल इक्विवेलेंट पे। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि W1 बाई W2 अगर हम करेंगे तो यहां से क्या आएगा बताओ, E1 बाई E2। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प होगी, इनको आपस में आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आएगा ना, ये तो कट ही जाएगा डिवाइड करने पे। तो ये है आपके फैराडे का कौन सा लॉ बताओ, सेकंड लॉ है। लेकिन किताबी भाषा में अगर हम बात करें तो किताबी भाषा में काफी टफ हो सकता है, जटिल हो सकता है, जटिल। जैसे किताबी भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ लिखा होता है डायग्राम के बिना, बस लोग समझते हैं। तो मैं किताबी भाषा पे इतना जोर नहीं दे रहा हूं, ये किताबी भाषा भी नहीं है, सिंप्लीफाइड ही है, पर इतना भी नहीं। लिखा है द मास लिबरेटेड, द मास डिफरेंट, मास ऑफ डिफरेंट, या डिफरेंट लिख रहा हूं मैं, ये डी है, द मास ऑफ डिफरेंट आयंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम मतलब सीरीज, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट या केमिकल इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना। तो यहां पर मास भी, लेकिन देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, धरती पर वेट यूज करते हैं, इसलिए मैं वेट यूज कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या यूज करते हैं, मास। तो आप, लेकिन वेट ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में ना, ठीक है, वेट, धरती पर हम वेट वर्ड यूज करते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। और यहां पर आप मास यूज कर लो, आपकी मर्जी यार, छोड़ो यार क्या है। तो इस प्रकार से अब देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में है कोरिजन रस्टिंग। कोरिजन रस्टिंग क्या होता है कि जब मैं आपको समझाता हूं, जब हम लोहे को, आयरन को, जिंक को, ये सब रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब जिंक को, आयरन को हवा के संपर्क में छोड़ देंगे तो एयर के अंदर, इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, H2O होगा, उसकी वजह से ना धीरे धीरे इन पे एक लेयर चढ़ जाएगी और धीरे धीरे ये सड़ने लग जाएंगे, गलने लग जाएंगे। तो इसको आयरन के केस में रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कोरिजन और रस्टिंग एक ही बात है, बस आयरन के लिए स्पेशल रस्टिंग यूज करते हैं, एक ही फिनोमेना है दोनों। तो इसको बोलते हैं रस्टिंग या कोरिजन। इसका रिएक्शन भी होता है, पर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, मैं यहां पर रिएक्शन लिख के एनसीईआरटी से दिखा सकता हूं और तुम्हें कहूंगा तुम याद कर लो। तो रिएक्शन में क्या जादू करूं मैं, आप सोचो ना, रिएक्शन अगर मेरे पास कोई शक्ति होती, ऐसे मैं करता, हाथ से निकलता, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, नहीं हो सकता नहीं। तो रिएक्शन होता है, वो सब मैं लास्ट में कराऊंगा आप लोगों को ट्रिक के साथ। वैसे यूट्यूब पर मैंने ट्रिक डाल रखा है, अगर आपको देखना है, पेपर है और आप चाहते हो कि टाइम वेस्ट ना हो, तो आप यूट्यूब से ट्रिक देख लो। बैटरीज नाम से ट्रिक डाली होगी मैंने, उसमें याद करने का ट्रिक बताया, बढ़िया बढ़िया, तो उसे देख लेना। तो इसमें रिएक्शन ये होता है, बैटरीज वाले टॉपिक, बैटरीज का ट्रिक डाल रखा है, रिएक्शंस के ट्रिक, वो देखेंगे आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर रस्टिंग से कैसे बचाते हैं, तेल लगा के, क्या लगा के, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, पेंट कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पता कौन सा वाला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब अजीब सा है, सुना आप लोगों ने, गैल्वेनाइजेशन सुना है। क्या होता है इसमें, गैल्वेनाइजेशन में ये होता है कि मान लो ये आपका लोहा है, लोहा, ये लोहा है और चाहते हो कि ये बच जाए। मान लो समुद्र के अंदर लोहे की एक पिलर है और चाहते हो वो लोहा बचा रहे, खराब ना हो, समुद्र के अंदर पुल बनाया हमने, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, बाहर हम जिंक की लेयर लगा सकते हैं, जिंक, जिंक समझते हो, जिंक। अब जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपने ऊपर कर लेगा सारा रिएक्शन, और जब ये खराब हो जाएगा जिंक को उतार के फेंक देंगे। तो जिंक पता क्या है, सैक्रिफाई कर रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल मेथड, सैक्रिफिशियल, ये सैक्रिफाई कर रहा है जो तुम्हारे पेरेंट्स है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तुम उनके लोहे हो, लोहे, वो चाहते नहीं कि तुम कमजोर पड़ो, तुम्हें जंग लगे, दे आर सैक्रिफाइंग लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाई करते हैं, उसमें पता नहीं चलता है। बाहर कोई सुना रहा है, सुन रहे, बाहर कोई बदतमीजी कर रहा है वो भी सुन रहे, कोई तेज आवाज में बातें कर रहा है वो भी सुन रहे, है ना, तुम्हारे लिए बस। तो ऐसे ही होता है कि चलो जो भी है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको तो पहले से पता है। आई होप आप समझो कि हाउ मच दे सैक्रिफाई, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो आप भी उसी हिसाब की मेहनत करोगे। याद रखना, अगर आप एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आई से ऑलवेज वन लाइन, एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस, एजुकेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस, और कुछ है ही नहीं। चलो आई होप आप लोगों को जब समझ में आया हो, भगवान आपको खूब भला करे, और वक्त से पहले 2-4, नो आई एम नॉट सेइंग लला, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, भगवान आपका खूब भला करे। हाँ